दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 से पहले मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मतलब मैंने सोच के चलता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा, सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो सफिशिएंट है। लास्ट में और क्वेश्चंस की लिस्ट में अलग से डालूंगा, अभी नहीं वो डालूंगा। ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब कुछ अब हमारा अभी तक लेटेस्ट चल रहा है। जो आने वाले टाइम में आईसीआई ने अगर कोई लेटेस्ट क्वेश्चन दे दिया तो वो मैं अलग से डाल दूंगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है? जर्नल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो एक काम करता हूँ कि इस चैप्टर की पूरी एक ही वीडियो बना देता हूँ, 60 पेजेस का है, या फिर इसमें जितने एसेज हैं उसकी एक एक वीडियो बना लेता हूँ। तो आप ऐसा करना, एक दिन में ही सारे देख लेना, या फिर आधे ऐसे एक दिन में देख लेना, आधे ऐसे बाद में। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम एक तो ऐसे 240, 250, 260, 299, 402 हम सीखने वाले हैं। इसमें से मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका 240 आज हम अभी मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा 250 भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, और इसके अलावा 402 आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बाकी के दोनों, ये 260 और 299 आपको करने ही नहीं है, आपको ये भी करने हैं। अगर आपके पास 5 घंटे है तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 4 घंटे इन 3 चैप्टर्स में देने हैं और 1 घंटा इन 2 में देना है। मतलब ऐसे टाइम का डिवीजन करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका मतलब इन पे ध्यान ज़्यादा देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। अगर मान लो पेपर में 260 से एक क्वेश्चन आ गया, इन सबसे आया ही नहीं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ उस अटेम्प्ट के लिए? ऑब्वियसली यही वाला हुआ, यही हुआ ना। तो इसमें तो 10 स्टार लगाने चाहिए थे आपके लिए। लेकिन होता क्या है, देखो हम लोग है ना पेपर को एक गैस कर सकते हैं, तभी मैं कहता हूँ कभी भी एबीसी एनालिसिस में मत पढ़ा करो, कुछ नहीं होता एबीसी एनालिसिस, दिमाग का धोखा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐसे 240, हम स्टार्ट कर देते हैं अपना। एक मिनट में अपने नोट्स भी खोल लेता हूँ रफ कॉपी में। एक्चुअली चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ना अपनी राइटिंग कर लेता हूँ रफ कॉपी में, कि कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो मुझे आपको समझाना हो तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं SA 240 पे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जब भी आपको SA 240 आप कोट करोगे ना किसी भी आंसर में, अभी मैं जितने भी आंसर आपको दिखाऊंगा उधर जब भी आप 240 कोट करोगे ना, तो आपको ये भी लिखना है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कितना ईजी है, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते करते कोई फ्रॉड मिला, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, उसको इस ऐसे ने बताया है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इतने प्यारे होते हैं ना, मतलब ये जो आईसीआई ने ऐसेज बनाए हैं ना, वो इतने प्यारे होते हैं ना कि हमें ऑडिट में क्या क्या करना है वो सब कुछ बता रहे हैं। अब देखो फ्रॉड से रिलेटेड, अब मैं मान लो ऑडिट पे गया, मैंने वहाँ पर ऑडिट कर दी। अब ऑडिट कर दी, मैंने देखा कि मैं सारी बैलेंस शीट की चीज़ें चेक कर रहा हूँ, करके आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला इंड एस क्यों पढ़ना, जो सॉरी ऐसे ऐसे नॉट इंड एस, ये वाला ऐसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला ऐसे अगर आपने अच्छी तरह लर्न कर लिया तो पेपर के लिए तो प्लस पॉइंट है ही, प्लस हमारे माइंड में आज जो भी मैं बोलूँगा ना ध्यान से सुनते रहना और इसको है ना अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि पता होगा क्या, जब आप रियल लाइफ में भी ये चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेंगी ना, तो आपकी ऑडिट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, देखना, ठीक है। चलिए सर, आप आगे हमें पढ़ा दीजिए। तो देखो हम पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, SA 240 deals with the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. Its requirement assists the auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement due to fraud and designing procedure to detect such misstatement. देखो ये ऐसे हमारी क्या क्या चीज़ों में हेल्प करेगा। एक तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि भाई हमें आइडेंटिफाई करना है, एक्सेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और हम डिज़ाइन भी करेंगे एक प्रोसीजर को ताकि हमें मिसस्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है। और मिसस्टेटमेंट किस वजह से है? फ्रॉड। देखो मिसस्टेटमेंट है ना, दो तरीके की होती है, मैं लिख देता हूँ। आपकी जो भी मिसस्टेटमेंट होती है ना, मिसस्टेटमेंट वो दो तरह की होती है, एक तो होती है फ्रॉड की वजह से और एक होती है एरर की वजह से।
क्या डेंजरस है, आपको क्या लगता है? मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। आपकी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मान लो बैलेंस शीट में कुछ गलत है, या तो वो फ्रॉड की वजह से गलत होगा, मतलब किसी ने जानबूझ के गलत कर रखा होगा, या हो सकता है एरर की वजह से हो, सामने वाले को नॉलेज ही ना हो। होता है ना, जब आप कंपनी में जाते हो, आपने देखा होगा कि आप क्या ज़्यादातर आपको एरर्स मिलती हैं, उन एरर्स को आप करेक्ट करवा लेते हो। ऐसा ही होता है ना ऑडिट पे। फ्रॉड आपको बहुत बाय चांस मिलते हैं भैया, फ्रॉड तो मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। एरर्स तो आपको मिलते रहते हैं, आप चेक भी करवाते रहते हो। आप बोलते हो कि भैया तुमने 7 तारीख को ये अमाउंट जाना था, आपने ये नहीं पे किया, पीएफ का अमाउंट पे नहीं किया, आपने ये पे, इसकी लाइबिलिटी गई हुई है तो मैं लाइबिलिटी को नोट करूँगा। तो ये सब चीज़ें, एरर्स आपको मिलती रहती है, फ्रॉड इतनी ईजीली नहीं मिलते आपको। अब देखो, इस चैप्टर में फ्रॉड और एरर के बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मतलब चैप्टर को ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा चैप्टर है, मतलब मेरे को तो मज़ा आता है इस चैप्टर में सीरियसली। वैसे इसी ऐसे में नहीं, मेरे को सारे ऐसेज में मज़ा आता है, पता है, और आपको भी आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपको देखना मज़ा आने लगेगा अभी। अब देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन रिस्पॉन्ड टू ऐसे 240। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, इस ऐसे में हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। सर नीचे तो 3 लिखे हुए हैं, 2 ही हैं वो। देखो, पहला है ऐसे 315 का ऑब्जेक्टिव, ओके, और ये दूसरा है SA 330 का ऑब्जेक्टिव। देखो, ऐसे 300 मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 220 का, क्या मतलब इसको करने से क्या पूरा होगा? पहला तो आपको आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो ये हम करते हैं ऐसे 315 के अंदर। इसके अलावा टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब ऐसे 500 वाला ऑडिट एविडेंस अबाउट एसेस रिस्क एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड फ्रॉड को लेकर हमें जो भी रिस्पॉन्ड करने हैं, जो भी ऑडिट एविडेंसेस बनाने हैं, वो हम ऐसे 330 में करते हैं। तो ये ऐसे जब हम फॉलो करेंगे तो एक्चुअल में हम 315 और 330 की मतलब हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ये 315 330 सर क्या आगे इसमें चैप्टर में 315 330 एक्सप्लेन किया हुआ है? तो आंसर इज नो, आगे तो ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो सर ये क्या है, मतलब क्या पेपर में इसका कोई क्वेश्चन आएगा 315 330 का? क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं ये, और इस चैप्टर में भी नहीं एक्सप्लेन कर रखा। तो बच्चों एक बात बताऊँ, आईसीआई ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, देखो यहाँ पर कहीं भी 315 330 तो नहीं लिखा ना, बट उस 315 और 330 में क्या होता है उसने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया। तो आईसीआई तो भाई साहब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आईसीआई का ये मानना है कि भैया मैंने अगर नाम भी लिख दिया ना किसी चीज़ का, तो आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो सर ये तो दिक्कत हो गई, क्या हम अब ऐसे 315 और 330 भी पूरा पूरा पढ़े जो हमने इंटर में पढ़ के आए थे? तो आंसर इज आपको पढ़ना तो चाहिए, लेकिन क्या, अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो आईसीआई बेसिकली यहाँ पर पूछेगा, जिससे होगा क्या, हमारा कवर हो जाएगा 315 और 330। एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ और आपको 315 और 330 के बारे में पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ जगह है नहीं यार, मेरे को ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। मैं आपको 1 मिनट, ये तो वही खुल गया, मैं आपको इधर बता देता हूँ, एक बना तो रखा है मैंने पेज। हाँ देखो, अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे 315 और 330 होता क्या है। मैं आपको एक नॉर्मल वो बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ब्लैक पेन से करेंगे, 315 के बारे में। 315 क्या होता है? देखो, 315 क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस, लिख लेना इसको पूरा पूरा, जहाँ भी आप अगर लिख रहे हो तो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और एक्सेस करता है 315, बस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके रिस्पॉन्ड 330 में जाते हैं। ऐसे 315 क्या करता है, आइडेंटिफाई और एक्सेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। इससे क्या होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आएगी, एंटिटी की, एंटिटी के एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट की, और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की। तो जब आप मतलब आइडेंटिफाई एक्सेस करोगे आरएमएम को, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी एंटिटी की, एंटिटी एनवायरनमेंट की, और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग हम लेते क्यों है?
ये अंडरस्टैंडिंग हम दोस्तों लेते हैं टू ऑब्टेन रिस्क ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम कैसे ले सकते हैं? RAP परफॉर्म करके। रिस्क ऑडिट प्रोसीजर मैं बाद में बार बार बोलूंगा, तो पहले से ही समझ लो हमें रिस्क ऑडिट प्रोसीजर क्यों करना है, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल पाए एंटिटी के एनवायरनमेंट की और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की। ठीक है, हमने रिस्क ऑडिट प्रोसीजर करना है। अच्छा, रिस्क ऑडिट प्रोसीजर कुछ थोड़ा सा मैं इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी करना, डिस्कशन करना अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, एनालिटिकल प्रोसीजर करना, वो सब कुछ RAP के अंदर आता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, डिस्कशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हम आइडेंटिफाई और एक्सेस कहाँ कहाँ करेंगे? तो हम आइडेंटिफाई और एक्सेस दो लेवल पे करेंगे। एक होता है असर्शन लेवल और दूसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अच्छा ठीक है, हम आइडेंटिफाई और एक्सेस दो लेवल्स पे करेंगे। तो ये जो दो लेवल होते हैं, ये होते क्या है? देखो, असर्शन लेवल का मतलब होता है आपका ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स। तो इन चीज़ों के लिए असर्शन लेवल यूज़ होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल यूज़ होता है। ठीक है, ये ओवरऑल होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो इनमें जब ऐसे 330 में रिस्पॉन्ड जाएंगे तो ये स्पेसिफिक जाएंगे, ओवरऑल जाएंगे। मतलब क्या है इसका? असर्शन लेवल का मतलब है जैसे किसी एक ट्रांजैक्शन पे, किसी एक उस पे, किसी एक मतलब किसी एक बैलेंस पे, जैसे डेटर की बात हो गई, क्रेडिटर की बात हो गई, और डिस्क्लोजर किसी एक मतलब आइटम पे। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है पूरे ओवरऑल पे। ठीक है, आइडेंटिफाई और एक्सेस कर रहे हैं हम या तो असर्शन लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आ पाए। ठीक है, एंटिटी के एनवायरनमेंट की, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की। और ये अंडरस्टैंडिंग लेते कैसे हैं? ऑब्टेन करेंगे रैप के थ्रू, रिस्क ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क ऑडिट प्रोसीजर लिख लो इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ऐसे 330 पे। ऐसे 330 क्या कहता है? ऐसे 330 कहता है, ऐसे 330 ये कहता है, ये है ना बस ओवरऑल रिस्पॉन्ड है। मतलब आप एक तरीके से बस रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सर मतलब 315 क्या कर रहा था? 315 आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट रिस्क की कर रहा था, मतलब वो बस रिस्क देखता है। और SO 330 रिस्पॉन्ड करता है उस रिस्क पर, रिस्पॉन्ड करता है रिस्क पर। अच्छा, इसको लिखना मत, ये तो मैंने ऐसे ही बस ऐसे बोल दिया। आपको लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, इसके बाद में कोई और चीज़ इसमें बतानी है वो बाद में, नहीं अभी बता देता हूँ। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है? नेक्स्ट टर्म है ऑडिट प्रोसीजर। देखो, ऑडिट प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं। एक होता है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो हमने 315 में किया था। लिख लो यहाँ पर, 315 में किया था। और एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप। ये 330 के अंदर हम करते हैं, जिसमें हम रिस्पॉन्ड देते हैं। फर्दर इसमें मैं बता देता हूँ, इंटर में सब पड़ा हुआ है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ता है। और एक और होता है, क्या था वो? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सैप। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब पता है? अभी है ना आंसर्स में यूज़ होगा, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। और सैप जो होता है वो एट असर्शन लेवल होता है। स्पेसिफिक किसी ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक किसी अकाउंट बैलेंस पे किया जाता है। ठीक है, एट असर्शन लेवल टू डिटेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, एट लेवल का मतलब मैंने आपको बता दिया। बस इससे ज़्यादा, यार ये रिस्पॉन्ड है, इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आगे यहाँ से ही बढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ गई। इसके बाद ना
मैंने आपको ऐसे 315 बता दिया, 330 बता दिया, ऑडिट प्रोसीजर भी बता दिया। तो इसके आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लो। इसके जस्ट बाद में मैं करवा रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 में करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं हमेशा मार्क करवाता रहता हूँ टॉपिक के बाद ही, तो इस तरीके से मैं टॉपिक के बाद करवाऊँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से देखने को मिलेगा? यहाँ से, यहाँ नहीं है, यहाँ है, नहीं, ऐसे 220 मैंने खुद ने लिखा है सारा। देखो, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहे हैं। एक यूपीएन कंपनी है, अप एंड कंपनी है, हम स्टैट ऑडिटर है, मान लो हम ही हैं। एक एरी लिमिटेड है, एरी लिमिटेड जो है वो होटल एंड रिजॉर्ट का काम करती है। ठीक है, हमने उसकी ऑडिट करी 24-25 में। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जब हम करने गए ना, तो हमने फ्रॉड रिस्क देखे ही नहीं। मतलब हम जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे थे, मैंने चेक कर रहे थे रेवेन्यू को, तो हमने कहा अरे फ्रॉड रिस्क है ना, चलिए ठीक है यार, हमने फ्रॉड में हमने रिस्क लिया ही नहीं उसमें। हमने कहा कि इसमें कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। क्यों हम ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि हम पहले भी ऑडिट कर चुके हैं और कभी भी इधर हमें कोई फ्रॉड नहीं मिला रेवेन्यू में, तो इस साल भी हमने इग्नोर कर दिए। देखो ये ना क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट में बोला है, तो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने, आप भी शॉर्ट में इसको लिख लेना। जो भी मैं बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज में दिया हुआ था। पेपर में क्या होगा, क्यों मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, उसका एक रीज़न है। पेपर में ना सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में होटल एंड रिजॉर्ट की जगह कुछ और आ जाएगा, लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड होगा ना वो यही सेम होगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने हमने ना जब टेस्टिंग करी, जब हम टेस्ट कर रहे थे अपने, कुछ भी हो सकता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, हम अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे थे। तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही है बाय द वे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लिख दूँ, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो हमने ना जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम चेक कर रहे थे ना, तो हमने देखा कि एक मिनट, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे थे तो हमने देखा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हम चेक कर रहे थे, उसमें मैंने देखा कि जो रिस्क है ना वो इम्प्रॉपर है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कुछ तो गड़बड़ है। तो एंगेजमेंट टीम ने क्या किया, सैप परफॉर्म किया, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया। मैंने अभी पढ़ाया था ना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। रुको रुको रुको, एक चीज़ है ना, मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, ये रहा। हमने क्या किया था, मैंने क्या कहा था, ऑडिट प्रोसीजर में आपका RAP होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद फैप होता है 330 में, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, इसके बाद ही सैप होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये याद रखना है, इसके बाद सैप होता है। तो हमने यहाँ पर रैप किया, रैप में हमें प्रॉब्लम मिली रेवेन्यू रिकग्निशन में, फिर हमने सैप किया, और सैप के बाद भी अभी इंटरनल जो सॉरी ये क्या है, एंगेजमेंट टीम, मतलब जो ऑडिट टीम है ना, वो कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है रेवेन्यू रिकग्निशन में। तो हमने है ना जब सैप किया ना, तो हमने देखा कि 35 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना वो रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है, हमने रेवेन्यू तो दिखा रखा है 35 करोड़ का, लेकिन वो कहीं आ ही नहीं रखा। 35 में से पार्शली रिसीव जो अमाउंट हुआ है वो तो कंपनी के बैंक अकाउंट में हमने दिखा दिया कि हमें तो कोई एडवांस रिसीव हुआ है जी अगले साल की होटल से, और और आधा हमने दिखा दिया कि CFO के पर्सनल अकाउंट में गया हुआ है। ये हमने दिखाया नहीं है, सॉरी, ये हमने तो दिखाया कि हमारी 35 करोड़ की सेल हुई है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज भी कर लिया, लेकिन जब मैं एज अ ऑडिटर चेक कर रहा था, मैंने देखा ये 35 करोड़ तो असलियत में कहीं आए नहीं है। कुछ तो तुम्हारे मान लो 20 करोड़ तो तुम्हारे बैंक के खाते में आए तो हुए हैं, लेकिन तुमने दिखा रखा है कि भैया ये पैसे तो हमारे उसके लिए आए हुए हैं, क्या नाम है, फ्यूचर की बुकिंग्स के लिए, और 15 करोड़ आपने CFO के पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो ये तो मतलब पूरा सरासर फ्रॉड कर रहे हो तुम। तो काइंडली गाइड द स्टैट ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मुझे बस इतना बता दो कि हाँ, मैंने अभी तक इस चैप्टर में कुछ पढ़ाया है अभी तक? बस 315 330 पता है। ठीक है, क्या मैंने ऐसे 240 के बारे में और ज़्यादा अभी कुछ चैप्टर स्टार्ट भी किया है? मीनिंग तक बताइए, कुछ भी नहीं ना। पहला क्वेश्चन पूछ लिया ICI ने, और इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के देखोगे तो ये सारा इंटर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। देखो इतना बड़ा आंसर है इसका, पेपर में आता कितने नंबर का है? 4 नंबर का। सर क्या करें फिर? लिख कर याद करो बच्चों। देखो क्या कह रहे हैं, आ जाओ।
ऐसे 240 और 315 के तहत, पहले ऐसे 240 का आप पूरा डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी 240 की डेफिनेशन होती है वो पूरी की पूरी यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद 315 की पूरी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, मतलब जो भी 315 का आइटम होता है, टू आइडेंटिफाई एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। इसके बाद आप बताओगे ऑडिटर शेल एक मिनट, आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट असर्शन लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, ये तो जनरल सी चीज़ बताइए कि ऑडिटर 315 और 240 के तहत आइडेंटिफाई और एसेस करेगा फ्रॉड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और एसर्शन लेवल पर। एसर्शन लेवल का मतलब क्या है, ये रहा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, मैंने अभी भी आपको पहले बताया था। फिर उसके बाद आपको बताना है व्हेन इंड एएस व्हेन आइडेंटिफाई एन एक्सेस, सॉरी इंड एएस बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं आज, व्हेन आइडेंटिफाई एन एक्सेस RMM due to fraud, the auditor shall, based on presumption that there are risk of fraud in revenue recognition, evaluate which type of revenue transaction or assertion give rise to such risk। तो भाई जब आइडेंटिफाई कर रहे हो ना आप RMM को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, फ्रॉड के लिए, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि भैया जो फ्रॉड है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, वो किस टाइप का है, वो रेवेन्यू में हो रहा है, रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन में हो रहा है, या एसर्शन लेवल पे हो रहा है, किस टाइप का फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ये आपको पेपर में लिखना है। इसके अलावा आपको लिखना है, अब आपको बताना है कि देखो ऐसे 220 और 240 और 330 को आप कोट करना है। 315 का रोल खत्म हो गया, आइडेंटिफाई और एक्सेस कर लिया, अब 330 रिस्पॉन्ड पे आ गए हमने बोला कि देखो ऑडिटर शेल डिटरमाइन ओवरऑल रिस्पॉन्स टू एड्रेस द असेस्ड RMM ड्यू टू फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। ठीक है, ओवरऑल रिस्पॉन्स करेंगे हम। द प्रिजम्पशन दैट देयर रिस्क ऑफ रेवेन्यू मे बी रीब्यूटेड। अच्छा, रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, देखो रीब्यूटेड का मतलब बताने से पहले मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। द प्रिजम्पशन दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, आपको एक प्रिजम्पशन लेके चलनी है कि जो फ्रॉड का रिस्क है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, वो रीब्यूटेड हो सकता है। रीब्यूटेड का मतलब होता है, लिख लो कहीं पर, प्रूवन रॉन्ग इफ एविडेंस शोन। वो रॉन्ग प्रूव कर दिया जाएगा अगर एविडेंस दिखा दिए गए, तो एविडेंस नहीं दिखाए तो वो माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ ही हुआ है। इस केस में यही तो हो रहा है भैया, हमारे पास तो कुछ एविडेंस है ही नहीं कि तुम्हें रेवेन्यू सच में हुआ है। तुमने तो भैया सीधा बोल दिया कि हाँ ये हमारा रेवेन्यू है, देखो अपनी रेवेन्यू बढ़ा दिया तुमने, रेवेन्यू दिखा दिया, असलियत में पैसे तो आए नहीं हुए, कोई एविडेंस ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने ना रीब्यूटेड का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो एग्जाम्पल में मतलब समझा रखा है, ये एग्जाम्पल लिखना भी ज़रूरी है पेपर में और याद हो जाएगा भी, देखना। Auditor may conclude that there is no RMM due to fraud relating to revenue recognition in case where there is a single type of simple revenue transaction, example leasehold revenue from single unit rental property। ये कहना चाहता है यहाँ तक कि देखो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर है ना कंक्लूड करेगा कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है। क्या है, एक मिनट, कोई 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 रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सिंगल टाइप ऑफ सिंपल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि कोई लीज होल्ड रेवेन्यू है सिंगल यूनिट की, तो ठीक है, आप ये मान के चलो कि इसमें कोई वो ही नहीं है, क्योंकि उधर तो एक ही ट्रांजैक्शन थी। अगर आपका देखो रेवेन्यू इतना छोटा है, इतना बारीक है, इतना कम है, तो आप उसमें RMM मत लो, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मत लो, समझ आता है। लेकिन हाउएवर अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर है कंपनी का, जैसे कि यहाँ पर है, रिजॉर्ट और होटल के केसेस में तो अच्छे खासे होते हैं, तो यहाँ पर तो भैया और भी है यहाँ पर, और वेयर देयर इज अ लैक ऑफ कंट्रोल इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स और ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना कंट्रोल नहीं है उस पर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं है तो भी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर फ्रॉड रिस्क होगा ही होगा, किसमें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमने आंसर कैसे शुरू किया, आंसर में हमने पहले 315 बताया, फिर 330 बताया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब बताएंगे कि गिवन केस, इस केस में क्या गिवन है, इस केस में क्या गिवन है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा यहाँ छाप देना। अब आप बोलोगे क्या इसके मार्क्स होते हैं, बेटा जी लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं होते, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट जरूर होते हैं। ठीक है,
द ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग रैप, अब आ जाओ यहाँ पर बताओ कि देखो जब वो रैप कर रहा था उसको कंसिडर करने चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी और नेचर क्या है रेवेन्यू का, उसको पहले से देख लेना चाहिए टू डिटरमाइन द फ्रॉड रिस्क इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन. Also, there is no adequate control addressing the risk of improper revenue recognition or fraud risk. The auditor team reviewed the fraud risk. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर मान लो आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि वहाँ पर कोई एडुकेट कंट्रोल नहीं है, रिस्क है इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो इस क्वेश्चन में है भी, तो और अगर कोई फ्रॉड रिस्क है तो आप है ना ऑडिट टीम उसको रिप्यूटेड कर देगी, मतलब प्रूवन रॉन्ग कर देगी कि हाँ भाई ये मतलब यहाँ पर फ्रॉड रिस्क है ही है. क्यों है? क्योंकि एडुकेट कंट्रोल नहीं थे या फिर इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रखा था. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो तो असलियत में दे भी रखा है, इसी का इन्होंने लॉ बता दिया. अब देखो मोर ओवर ऑडिट टीम शुड रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क बाय आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस एंड शुड ट्रीट इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज सिग्निफिकेंट रिस्क. अब देखो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि मोर ओवर वो डेफिशिएंसी भी देखेगा इंटरनल कंट्रोल की, और देखेगा कि क्या वो जो भी इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन है क्या वो सिग्निफिकेंट है, ये भी चेक करेगा कि भाई सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट रिस्क ही नहीं है, छोटा मोटा रिस्क है, भाई सिग्निफिकेंट होना चाहिए. इसके बाद आ जाओ सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, इन्होंने बोला ऑल्सो एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर रिक्वायर टू रिपोर्ट करेगा ऑल द फ्रॉड, जितना भी फ्रॉड उसको मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इन्वॉल्विंग अबव 1 करोड़. 1 करोड़ से ऊपर का जो भी फ्रॉड मिला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताएगा. सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 भी कोट कर दिया. तो ये भी हमने सीए इंटर में कंपनी ऑडिट में पढ़ा हुआ है और साथ में लॉ में भी पढ़ा हुआ है. तो मैं आपको चलो जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि आने वाली जनरेशन के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि लॉ तो वो बाहर से पढ़ के आते हैं एसपीएम कह रहा हूँ सॉरी, वो जो पेपर देते हैं एमसीक्यू वाला, और तुम्हारा ऑडिट में शायद वो कंपनी ऑडिट अब हट चुका है इंटर से. तो मैं बता दूं बच्चों, देखो आपका कोई भी फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ऊपर का होता है ना, तो आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो वो फ्रॉड, ठीक है, रिपोर्ट करते हो. लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का है तो आप ऑडिट कमेटी को वो फ्रॉड बताते हो. ठीक है, लिख लो अपनी आसान भाषा में. ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म. अब हम आ जाते हैं सीधा बुक पे. कितना टाइम हो गया बताओ? आधा घंटा हो चुका है. पहला क्वेश्चन समझाया, लेकिन ये पहला क्वेश्चन नहीं समझाया मैंने, एक्चुअली आपका बेस बनाया अभी. अब आते हैं चैप्टर पे और अब भगते हुए जाएंगे चैप्टर को तो करते हुए. ठीक है, चलो अब देखते हैं चैप्टर में क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पर हमारा. इसके बाद आ जाओ मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. फ्रॉड का यहाँ पर मीनिंग बता दिया, तो आपको ये मीनिंग कर लेना है यहाँ पर. फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज़ ए इंटेंशनल एक्ट, एक मिनट. फ्रॉड इज़ अ इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमॉन्ग मैनेजमेंट के एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं. दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब डायरेक्टर्स जैसे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर हो सकती है. ठीक है, बाहर के लोग भी यहाँ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बस ऑफिस के ही लोग हों. इट इन्वॉल्व डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और लीगल एडवांटेज. यहाँ पर आप है ना एक तरीके से जो भी कर रहे हो वो इलीगली कर रहे हो या फिर अनफेयर चीज़ें कर रहे हो. ठीक है, ठीक है. आगे क्या पढ़ना है? आगे बस इतना पढ़ लो ये वाला चीज़. फ्रॉड है ना 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. एक मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FFR. मतलब कोई भी मिसस्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से हो रहा है, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही गलत कर रहे हो. या मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसेट, या फिर आप एसेट में कुछ फ्रॉड कर रहे हो. देखो फ्रॉड 2 ही तरह के होते हैं, या तो आप बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो आ जाता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, या फिर आप अपनी एसेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो आ जाता है एसेट्स में. क्या इसके बारे में डिटेल में सर हम पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ाऊँगा. अब आ जाओ यहाँ पर. हाँ. अब ये कह रहा है हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी कॉस्ड बाय एंटिटीज़. तो यहाँ से यही पढ़ो. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशनल
मिस मिस स्टेटमेंट इंक्लूड ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। समझ आ गया, इजी था। मतलब आप इंटेंशनली अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, चलो मैं मार्क ही कर देता हूँ, आप कोई भी इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट कर रहे हो या ओमिशन कर रहे हो किसी अमाउंट का, डिस्क्लोजर का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसीव किसको करना चाहते हो? यूज़र्स को। यूज़र्स कौन है? आपके शेयर होल्डर्स। उनको डिसीव करने के लिए आप कर रहे हो सब कुछ, क्योंकि आपको उनका भला थोड़ी ना है, आपको तो खुद का भला है भैया, खुद पैसे कमाने हैं ना, इसलिए आप कर रहे हो। ठीक है, इस मतलब ये कुछ ऐसा नहीं था, बस ये तो बस वो थी, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बतानी तो ज़रूरी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको करवाया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एकम्प्लिश, ये कैसे की जाती है, एंड डिस्कस इट्स टेक्निक। डिस्कस इट्स टेक्निक, इसकी टेक्निक भी बताओ। तो देखो ये रहा, सबसे पहले तो ये देखो इसका, ये कैसे करी जाती है, तो कैसे की जाती है ये देखो, इसको लर्न कैसे करना है वो भी टेक्निक में बताऊंगा। पहले तो ये देखो इसकी, ये कैसे की जाती है, तो पहले तो ये की जाती है मैनिपुलेशन से, मतलब मैनिपुलेट कर दिया आपने, फॉल्सिफिकेशन से, ठीक है, ऑल्ट्रेशन से। एक मिनट, मैं लिख नहीं रहा, आप इसको लिख लो। मैनिपुलेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, ठीक है, ऐसी एडजस्टमेंट करना ताकि आप प्रॉफिट को बढ़ा सको। फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है फेक इन्वॉइसेस, फेक एक्सपेंसेस लगा देना। और ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस इन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपने चेंजेस कर दिए, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये लर्न करना है आपको। इसके बाद आ जाओ मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आप गलत तरीके से दिखा रहे हो उसको, शोइंग रॉन्ग। और इंटेंशनल ओमिशन मतलब आपने मतलब जानबूझ के वो चीज़ छोड़ दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, पहले ये पूरा पढ़ लेता हूँ, ये क्या लिखा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट ट्रांजैक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपने इंटेंशनली ओमिशन करी है इवेंट की, किसी चीज़ की, जैसे आपने फायर नहीं दिखाया और उसको गलत तरीके से दिखा दिया, मतलब आग लगी थी कंपनी में लेकिन आपने दिखाया नहीं, उसको गलत तरीके से दिखाया, लिख लो जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा आपका यहाँ पर आ जाता है इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब इंटेंशनली आप ना मिस अप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। क्यों? क्योंकि देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ना आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपके मतलब प्रिंसिपल्स दिए होते हैं और उसको है ना, उसमें थोड़ी सी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें आप गलत तरीके से ले रहे हो। जैसे रिलेटिंग टू अमाउंट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई, मैनर हो गया प्रिपरेशन का, और डिस्क्लोजर। देखो एक्चुअली में जजमेंट सबसे ज़्यादा होती हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट में इन्वॉल्व, लेकिन यहाँ पर जब हम क्लासीफाई करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन का मैनर है, उसमें आप है ना अपनी जजमेंट्स को लगा के उसको चेंज कर रहे हो ताकि आप है ना मिस अप्लाई कर पाओ, तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मतलब हमारी बैलेंस शीट के साथ हमारी छेड़छाड़ होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ है, इसे बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करना। अच्छा, इसको ना लर्न करने की अब कोई बोल रहा है कि टेक्निक भी बता दो सर, कुछ तो बता दो ताकि हम लर्न कर पाए। तो मैंने एक ऐसी बनाई थी टेक्निक, कोशिश करी थी बनाने की। यहाँ पर तो मैंने बनाई थी AFM, ऑल्ट्रेशन, फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन, AFM, IM, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ये I हो गया, ये A हो गया, ये I, ये M, ठीक है, ऐसे करके बनाया था। इसको लर्न कर लेना। ठीक है सर, लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन हो सकता है पेपर में, जो पेपर में आ सकता है, इसको लर्न कर लेना। अभी तक कितने क्वेश्चन हुए हमारे? 2 ही क्वेश्चन हुए ना, तीसरा क्वेश्चन है, इसकी मैं नंबरिंग लिखवा रहा, इधर ही बता रहा हूँ, ये पेपर में आ सकता है। क्या कह रहा है ये? वही टेक्निक्स,
अच्छा ये तो वही सेकंड क्वेश्चन चल रहा है ना, छोड़ो इसको, अलग से क्वेश्चन मार्क मत करो, सॉरी। ये वो तो सेकंड क्वेश्चन ही चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये पहले हमने बता दिया कि कैसे हम एफएफआर कर सकते हैं, दूसरा हम अब उसकी टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो देखो 1 2 3 4 ये है ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़। कौन कौन सी? पहली है ये रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, वो भी आपने फिक्टिशियस जर्नल एंट्री करी है, वो भी क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब बिल्कुल मार्च में जाके कोई आप ऐसी एंट्री पास कर रहे हो ताकि आप कुछ छेड़छाड़ कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा ये वाला है ओमिटिंग एडवांसिंग डिलेइंग रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिट कर दिया, या एडवांसिंग और डिले कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया इसका रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके अलावा है थर्ड ये रहा एंगेजिंग द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन दैट आर स्ट्रक्चर्ड टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। आपने कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है ना उसको मिस रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो ये आप गलत कर रहे हो। और चौथा है ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। आप रिकॉर्ड्स को ही ऑल्टर कर रहे हो जो कि सिग्निफिकेंट है, मतलब ज़रूरी भी है, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन ऐसी छोटी मोटी नहीं है, मतलब वैसे ही मतलब खतरनाक ट्रांजेक्शन के साथ आपने मिस ऑल्टरिंग कर दिया ताकि किसी को नज़र ना आए। ध्यान नहीं देगा ना कोई खतरनाक ट्रांजेक्शन में। अच्छा खतरनाक ट्रांजेक्शन क्या होती है? जैसे कोई प्रोविज़न हो गया, ठीक है। अब देखो और ये 2 पॉइंट्स बच गए ना। इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन एंड चेंजिंग एडजस्टमेंट यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस। तो ये आप लिख दो, अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड हो गया ये पॉइंट, मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। ये आपका हो गया अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड पॉइंट। और ये हो गया कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है, कि आप कोई फैक्ट नहीं दिखा रहे, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब डिस्क्लोज नहीं कर रहे। और इधर इधर ये अकाउंट बैलेंस वाला क्या था? इनएप्रोप्रिएट एडजस्टिंग एजम्पशन। आपने कोई एजम्पशन को ही गलत तरीके से दिखाया हुआ है, या फिर आपने जजमेंट सी चेंज कर दी एस्टीमेट्स की। मैंने बताया था ना अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में जजमेंट्स चाहिए होते हैं, तो आपने जजमेंट सी गलत शो कर दी, एजम्पशन गलत ले ली, तो अकाउंट बैलेंसेस के साथ आपने खेल लिया इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद कर लेना। तो ये टेक्निक्स हो गई, ये वो हो गए। क्या ये पेपर में आ चुका है? 4 नंबर के लिए आया था ये पेपर में, पता क्या बोलोगे तुम? शायद 6 नंबर के लिए आया होगा, 4 नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, 6 नंबर के लिए आया होगा या 4 के लिए आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो ये पेपर में भी आ चुका है और आरटीपी एमटी में भी है, 2 जगह मैंने इसको देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी अकॉम्प्लिश। हम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे कर सकते हैं, हम एसेट को कैसे मतलब वो कर सकते हैं? देखो पहली है मिस अप्रोप्रिएट कैसे कर सकते हैं एसेट को, तो ये कुछ वेज बता रखे हैं, अगर पेपर में आ गए तो आपको ये वेज लिखने पड़ेंगे। एक तो है एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स को एम्बेजल करना, बस इतना ही लिखना आप पेपर में, ठीक है, इसको पूरा मत लिखना। एम्बेजलिंग रिसिप्ट, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपसे मान लो कस्टमर से पैसा आ गया लेकिन आप दबा के बैठ गए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लो जैसे आप मेरे उस पर कंपनी में काम करते हो, ठीक है, मान लो आप मेरी दुकान पे काम करते हो, ऐसे लेते हैं इस एग्जांपल को। किसी ने कैश दिया, आपने दबा के बैठ गए, मैंने कहा यार वो बंदा कैश ही नहीं दे रहा यार। आपने कहा बैड डेप्ट है, वो नहीं देगा, वो तो ऐसा कमीना बंदा है, वो किसी के पैसे नहीं लौटाता। आपने कहा वो तो पैसे सर अब डूब चुके हैं, अब आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने भी कुछ सोचा चल यार बैड डेप्ट लगा देता हूँ, लेकिन असलियत में तो वो बंदा पैसे देने आया था। तो यहाँ पर आपने पैसे के साथ छेड़छाड़ कर ली। स्टीलिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर मतलब एसेट ही चुरा के घर भाग गए, ठीक है, ये भी आप मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हो एसेट के साथ, ऐसे भी। इसके अलावा कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, आपने किसी ऐसी जगह पेमेंट कर दी जहाँ पर आपको गुड्स और सर्विस नहीं मिली, आपने पेमेंट कर दी। इसे बोलते हैं जैसे बोगस बिलिंग होती है, कि आपने
पैसे दे दिए आपने, दिखा दिया, बट उसको कोई रिसिप्ट नहीं मिली है, सामने वाला क्या करेगा, अपना कट मार के आपको पैसे वापस कर देगा। या फिर हो सकता है मेरी शेल कंपनीज हो, मेरी शेल कंपनीज थी, मैंने पैसे दे दिए, अब वो पैसे वापस मेरे को ही मिल जाएंगे। मैंने बोल दिया कि मैंने परचेजेस किए, बट असलियत में कोई परचेजेस है ही नहीं। इसके अलावा है यूजिंग द एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल यूज़। आप कंपनी की एसेट्स को यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे आपने कोई लोन ले रखा है, कंपनी ने कोई लोन ले रखा है किसी चीज़ के लिए, वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, तो वो तो गलत है ना। इसके बाद यहाँ से पढ़ो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज ऑफन अकॉम्प्लेन्ड बाय फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू कंसील द फैक्ट दैट एसेट आर मिसिंग हैव बीन प्लीज्ड विदाउट अ प्रॉपर ऑथराइजेशन। मिस अप्रोप्रिएशन और एफर्ट कैसे किया जाता है, देखो एक तो फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपके मतलब फैक्ट्स भी आप गलत तरीके से दिखा रहे हो, दैट एसेट इज मिसिंग और हैव प्लीडेड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब आपने प्लेज कर दिया एसेट को विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, तो आप एसेट के साथ कुछ भी मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो। तो ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो इतना लिख देना जितना मैंने मार्क करवाया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। आगे आ जाओ, हुज, ये आ जाओ, ये अच्छा पॉइंट है। हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रिवेंट एंड डिफेक्ट फ्रॉड। फ्रॉड की सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है कि ये फ्रॉड नहीं होने चाहिए, फ्रॉड को बचाना चाहिए। तो देखो भैया मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है ना, मैं यहाँ मार्क करवा देता हूँ आपको, वो होती है हमारी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की और मैनेजमेंट की। मतलब भैया जो कंपनी की मैनेजमेंट है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो इसको बचाएं, ठीक है, फ्रॉड को होने से रोके, इनकी है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं है, हम तो बाद में आते हैं भैया। इसके बाद ये क्या कह रहा है इस पर, इट इज़ important दैट मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस प्लेज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन। भैया इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट TCWG के अंदर काम करते करते फ्रॉड की प्रिवेंशन करे। इट में रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रॉड टू टेक प्लेस, फ्रॉड deterrence which could persuade individual not to commit fraud because to the likelihood detection and punishment। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो आप फ्रॉड को प्रिवेंशन करने के लिए मान लो कुछ भी अपना लॉ बनाते हो कंपनी के अंदर, इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल है ना कमिट नहीं करेगा फ्रॉड, क्योंकि उसको डर लगेगा कि इससे मुझे पनिशमेंट मिलेगी, डिटेंशन मिलेगा, मेरे को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। दिस इन्वॉल्व अ कमिटमेंट टू क्रिएटिंग कल्चर। आपको एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा ऑनेस्टी का, एथिकल बिहेवियर का, कैन बी रीइंफोर्स्ड बाय द एक्टिव ओवरसाइट ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के निगरानी में एक ऐसा मतलब कल्चर बनाना पड़ेगा ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का, ताकि ये चीज़ें हो ही ना। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, अभी मैं किसी बिज़नेस में गया था, वहाँ पर मेरे को पता चला कि वहाँ ना छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि CCTV कैमरास, तो उन्होंने कहा कि इस बिज़नेस में हम CCTV कैमरास नहीं लगा सकते, और उनकी बात जायज़ थी, मैं डिटेल बता नहीं पाऊँगा अभी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा आप है ना ऐसा करो, वहाँ पर है ना कोई कोट लिख दो, 2 कोट लिखो, एक ऑनेस्टी से रिलेटेड, एक कर्म से रिलेटेड। कर्म और ऑनेस्टी का जब वो लोग बार बार उसको पढ़ेंगे ना, तो वो खुद ही मतलब आपका है ना फ्रॉड करने, उधर लोगों की चोरियां करने का, थ्रेफ्ट करने का है ना बहुत ज़्यादा वो चांसेस कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और देखना आपका वो फ्रॉड वो मतलब वहाँ पर चोरियां होंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, अगर मान लो 100 चीज़ों की चोरियां होंगी तो अब वो रिड्यूस होकर 30-40% हो जाएगी, तो आपका 60% अमाउंट तो इसमें बच गया ना। तो ये मैंने उनको एक सलाह दी थी, सॉरी सजा कह रहा हूँ। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में कोई क्वेश्चन आया है अभी तक? आंसर इज़ नो, बट फिर भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, MCQs के लिए भी, और क्वेश्चन बाद में बन सकता है इसके लिए भी। तो देखो पहला जो ये बोल रहा है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, एरर्स तक, और ओइंग से लेकर यहाँ तक, ये भी ऐसे 200 के अंदर दे रखा है, ये भी ऐसे 200 के अंदर दे रखा है। क्या कह रहा है, ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग्स विद द एसे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय एरर और फ्रॉड। देखो भाई, पहली बात तो ऑडिटर जो भी ऑडिट करता है अकॉर्डिंग्स विद द एसेज, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनेबल एश्योरेंस देने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से उसमें फ्रॉड और एरर नहीं है, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब होता है आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ।
पिछले चैप्टर में भी वर्ड आया था, बट मैंने वहाँ इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि उधर इतना मतलब नहीं था। लेकिन ये ऐसे 200 में रीजनेबल एश्योरेंस क्या है मैं ध्यान से बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को ऐसे बता देना चाहिए कि प्लीज़ आज आपको समझ आ जाए, ध्यान से सुन लेना, ताकि मैं बार बार ये वर्ड जब आएगा ना आने वाले चैप्टर में तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। देखो फॉरेंसिक ऑडिट जैसी चीज़ में जहाँ हम डिटेल चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ हम ऐसे कर रहे हैं जैसे ट्रांजैक्शन खुद पहली बार हो रहा है, वहाँ हम देते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि भाई ये ऐसे ही है। हम कहीं मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, वहाँ हम देते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि भाई ये चीज़ ऐसे ही है, ये एब्सोल्यूट है, कॉन्क्रीट है, जैसे मैंने किया है वो वैसा ही है। कल को अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा गर्दन पकड़ना, क्योंकि मैं उस काम के लिए जिम्मेदार हूँ। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि भैया मैं ना एश्योरेंस तो दे रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया ये है ही है। ऐसा हो सकता है कि मेरी नज़रों से कुछ छूट गया हो तो कल को मेरा गला मत पकड़ लेना। अब आप कहोगे कि नहीं सर, काफ़ी केसेस में जब फ्रॉड होते हैं तो फिर स्टार ऑडिट का गला ही तो पकड़ा जा सकता है, जैसे पीडब्ल्यूसी का पकड़ा गया था, याद है कितने सारे घोटालों में। तो आंसर इज़ यस, पकड़ा जाता है गला, क्यों नहीं पकड़ा जाता। फाइन्स भी लगते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसे में तो लिखा हुआ था, तो फाइन्स थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब काफ़ी जगह आप बच भी जाते हो ये दिखाने से कि देखो ऐसे इसमें तो लिखा हुआ है कि मेरा गला नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि हम तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। तो फिर ढूंढा जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ फिर चेक करता है कि आपने जो रीजनेबल एश्योरेंस दिए थे कहीं वो ऐसे ही तो नहीं हवा में तो नहीं दे दिए थे, क्या आपने उसके लिए प्रॉपर ऑडिट एविडेंस जुटाए थे कि नहीं जुटाए थे, ऐसे 500 लगाया था कि नहीं लगाया था, और भी फिर सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो है ना, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब बता रहा था कि हम एक तरीके से एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना दे के रीजनेबल एश्योरेंस देख रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, जो कि फ्रॉड और एरर की वजह से हो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। लेकिन ऑडिट में भी है ना एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, देयर इज अ, एक मिनट, इनहेरेंट लिमिटेशन है कि देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क एट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान परफॉर्म अकॉर्डिंग विद द एसे। चाहे हमने एसेस के अकॉर्डिंग, कहाँ है बोला, एसेस के अकॉर्डिंग अगर हमने पूरी ऑडिटली प्रॉपरली प्लान परफॉर्म भी कर ली, फिर भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो लिख दिया है यहाँ पर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर में यही बताया कि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, हमारी भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, आप पढ़ो यहाँ से लेकर एरर तक। यह जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है फ्रॉड की और एरर की वर्सेस एरर। ये कह रहा है कि जो इनहेरेंट लिमिटेशन भी जो है ना वो देखो सिग्निफिकेंट तो है इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड। क्यों? जो रिस्क कैन नॉट डिटेक्ट इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन नॉट डिटेक्टिंग वन फ्रॉम एरर। देखो कौन सा बड़ा होगा आपकी, एक तो मटेरियल मिस, देखो पहली बात हम बात कर रहे हैं कि आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, ठीक है नहीं मिला। अब बताओ कि खतरनाक कौन सा है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से हुआ है जो कि एरर की वजह से हुआ है। देखो एरर की वजह से हुआ है तो वो तो छोटा मोटा कुछ होगा, लेकिन फ्रॉड का वो होता है वो तो ज़्यादा खतरनाक है ना। तो वही इन्होंने लिख रखा है। इसके बाद आ जाओ फर्दर मोर वाले पॉइंट में, यहाँ से लेकर फ्रॉड तक ये बात कर रहे हैं हमारी मैनेजमेंट वर्सेस स्टाफ की। कह रहा है कि भैया मैनेजमेंट जो फ्रॉड करेगा वो खतरनाक है कि एम्प्लॉय जो फ्रॉड करेगा वो खतरनाक है। आंसर इज मैनेजमेंट। देखो एम्प्लॉय क्या फ्रॉड कर सकता है, उसके पास कैश की जिम्मेदारी भी अगर होगी तो छोटी मोटी होगी, जैसे 10,000 की। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक कंपनी में काम किया था, वहाँ पर 10,000 की उनकी कैश की जिम्मेदारी थी जो छोटे एम्प्लॉय लेवल पे थे, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पे जो थे उनके पास 50,000 की थी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा घपला कर सकता है यहाँ भी। और एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो कोई चोरी भी करके ले जाएगा एसेट, तो क्या ले जाएगा, हीटर चुरा के ले जाएगा, एसी तो चुरा के ले नहीं जा सकता, छोटा सा हीटर ले गया, पेन ले गया, कॉपीज़ ले गया, बस। लेकिन मैनेजमेंट क्या क्या चुरा सकता है, वो गाड़ी तक चुरा सकता है, वो गाड़ी भी अपने नाम लिखवा लेगा और बोल देगा कि हाँ भैया ऑफिस ने खरीदी है, समझ रहे हो। तो ये होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय फ्रॉड का वो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, द रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड। तो ये बस पढ़ लो, जो मैं बोल रहा हूँ बस पढ़ लो, पेपर के लिए
इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए बस पढ़ लो। इसके बाद पढ़ लो यहाँ से, व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, अच्छा प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म होता क्या है, पहले तो बच्चों को ये भी बताओ क्योंकि भूल गए होंगे इंटर में, है ना। प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म होता है कि आपको ना क्वेश्चनिंग माइंड रखना है हमेशा ऑडिट में, क्वेश्चनिंग माइंड। जब भी आप ऑडिट करते हैं तो आपका जो माइंडसेट है ना वो क्वेश्चनिंग माइंड में रहता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ तो पक्का गलती होगी, ये इसलिए क्यों किया, ये आपने ऐसे क्यों किया, मतलब हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रहता है। प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म उसे ही बोलते हैं। थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडरिंग पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड, एक मिनट, हाँ, override the control and recognize the fact that audit procedure are effectively for detecting error, not effectively in detecting fraud। इस लाइन को है ना बार बार पढ़ो, कहाँ गई, और ये रहा, कंसिडरिंग से लेकर ये वाला पूरी लाइन, इसको बार बार पढ़ो। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ कहना क्या चाहता है। देखो ये कहना चाहता है अगर मैनेजमेंट ने कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया तो भैया अब तो फ्रॉड होके ही रहेंगे, अब फ्रॉड प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट जब अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, मैनेजमेंट में को जितने कंट्रोल मिल रखे थे उसने उसका ओवर पावर कर दिया, उसका ओवर यूज़ कर दिया, ओवर राइड कर दिया उसको, ठीक है। अब तो भैया वो दबा के फ्रॉड करेगा, अब फ्रॉड नहीं रुक सकते। अब ऑडिट प्रोसीजर आप कितने भी अच्छे लगा लो, आपको एरर तो फाइंड आउट हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रॉड भी मिल जाए जो कि स्किलफुली किया हुआ है, ठीक है। अब जो मैंने बोला, चाहे तो इसको लिख लो यहाँ पर, इस लाइन, ये जो लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ ना, मैं मार्क कर देता हूँ इस लाइन को, ये जो मैं लाइन मार्क, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ ना, ये इसका मतलब था जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो लिख लेना, बैक करके दोबारा से लिख लेना। व्हाट इज़ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं क्वेश्चंस मार्क करवाऊँ ना वो तो देखो तुम्हें पेपर में बाय हार्ट लिख करके जाना है, मतलब लिख लेना उन क्वेश्चंस को जो भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन जो मैं अभी पढ़वा रहा हूँ ना उनको बार बार पढ़ लेना, पेपर में तभी पास होगा। देखो फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता क्या है, तो हम ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अच्छा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम वो याद है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हमने बात कर ली, अब बात कर रहे हैं हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हमें लगता है कि फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर द इवेंट्स कंडीशन दैट इंडिकेट्स द इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। देखो बात सिंपल है, ऐसा कोई इवेंट, ऐसी कोई कंडीशन जिससे हमें लगे कि इससे है ना कोई इंसेंटिव मिल रहा है, मतलब सामने वाले का कोई फ़ायदा हो रहा है, या उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो कमिट करेगा ही करेगा फ्रॉड, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, जिससे कि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो कमिट करेगा। सर बात तो समझ आ गई क्या, हम अभी ये देखो इधर 3 वर्ड्स हिट हो रहे हैं, क्या क्या, इंसेंटिव, प्रेशर और अपॉर्चुनिटी। तो ये है क्या सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। देखो आगे है ना कुछ मत पढ़ना, अब जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वो लिख लो कहीं पर। देखो अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात हो रही है, FRF लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, ठीक है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपके क्लासीफाई होंगे 3 चीज़ों में। पहला इंसेंटिव, आपका कोई उसमें फ़ायदा है, इंसेंटिव या फिर प्रेशर, ये एक ही पॉइंट में डाला है इन्होंने। दूसरा अपॉर्चुनिटी, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, वो भी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, तो हम कैसे छोड़ेंगे फिर तो फ्रॉड को। तीसरा आपका एटीट्यूड ही ऐसा है, आपका माइंडसेट ही फ्रॉड करने का है, या फिर इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन क्या मतलब होता है इसका, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है इमेज ही ऐसी बना लो कि कोई डाउट ही ना करे आप पे। आपका एटीट्यूड का मतलब क्या है, एटीट्यूड का मतलब है कि भैया आप है ना आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि आप फ्रॉड करोगे ही करोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई तो आप फ्रॉड करोगे, इंसेंटिव है, आपका कोई फ़ायदा है या कोई प्रेशर आप पे है तो आप करोगे ही। इंसेंटिव और प्रेशर में प्रेशर के आगे लिख लो कि करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब डेंजर है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका है, और रैशनलाइजेशन का मतलब आपकी इमेज ही ऐसी है कि कोई आप पे डाउट ना करे। आगे आ जाओ। अब देखो ये जो तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, इसके, यार एक मिनट रुक जाओ, अभी तक क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, मुझे लग ही रहा था कुछ छूट रहा है।
ये 1 मिनट, FRF है ना, फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर, इतना पढ़ लिया ना, चलो ये क्वेश्चन अभी भी करवा सकता हूँ, ताकि फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर पता होना बहुत ज़रूरी था इसके लिए जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर पता चल गया आपको। अब ये इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, एक होता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें एक होता है आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर, ये देखो आगे आएगा, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आता है ये FFR। तो सर इसका कोई क्वेश्चन भी करवा दो हमें, ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए। देखो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, ये क्वेश्चन है ना उधर ही मार्क कर लो, अच्छा होगा, क्योंकि मैंने अभी तो पढ़ा दिया ना आपको ये रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़ा दिए कि कोई इवेंट या कंडीशन की वजह से आपको लगता है कि फ्रॉड हुए हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर लो, पेन। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम करेंगे, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पता है क्या करना है, आपको ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको अच्छे से याद तो है ना, सॉरी फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो भी पढ़ाया था, फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब हम अपनी बैलेंस शीट में छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो याद तो था ना। तो चलो अब पढ़ते हैं बैलेंस शीट में छेड़छाड़। एक क्वेश्चन याद है हमने किया था क्या, कि अपना वो डिस्कस करो, क्या कहते कैसे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, वो वाला पॉइंट, AFM IM इंटरनल ऑडिट वाला। और इसके अलावा हमने टेक्निक डिस्कस करी थी 4 ट्रांजैक्शन वाली, अकाउंट बैलेंस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब FFR है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है कि नहीं है। तो देखो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं 2 क्वेश्चंस में। तो पहला है, आप एक ऑडिटर हो, बल्ले बल्ले करो, आप CA बन चुके हो, ऑडिटर बन चुके हो, एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो। कंपनी है ना सेटअप करना चाहती है एक नया प्लांट फॉर न्यू फैब्रिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए एक नया प्लांट खोलना चाहती है। फिर हमने ऑब्जर्व किया ऑडिट करते करते कि हमारा जो रेवेन्यू है ना कंपनी का, वो लास्ट ईयर तो 750 करोड़ था, लेकिन इस साल 1000 करोड़ हो चुका है। मैंने कहा यार लेकिन कंपनी ने कोई प्लांट की कैपेसिटी में तो चेंज नहीं किया। यार बच्चों इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेरा है ना चेंज का सिंबल है, चेंज। मैं आपको बता देता हूँ, ये देयरफॉर है, देयरफॉर ये चेंज है, मतलब मैं मैथ्स की वो एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ। देयर इज़ नो चेंज इन प्लांट कैपेसिटी, मैंने ये फाइंड आउट किया। कंपनी चाहती थी कि नया प्लांट लगाए, लेकिन कंपनी ने अभी तक लगाया नहीं है इस साल। ठीक है, कंपनी ने मेरे को जैसे ही मैं ऑडिट करने आया, कंपनी ने कहा कि देखो मैं चाहती हूँ कि एक नया प्लांट लगाऊं। फिर मैंने देखा कि यार इनकी तो रेवेन्यू बढ़ रखा है 250 करोड़ से, लेकिन इनकी तो कोई कैपेसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, सेम कैपेसिटी है। चाहती तो थी बट इन्होंने अभी चेंज किया थोड़ी ना है। How you should proceed to deal with the above situation as a auditor of the company, paying special attention to risk of material misstatement due to fraudulent financial reporting framework। क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बस फ्रेमवर्क नहीं। ठीक है, तो आपको ये सीधा क्वेश्चन में FFR इसने लिख के दे दिया, और आपको बोल दिया आप कैसे डील करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो देखो आपको पहले क्वेश्चन में बताना है, गिवन सिचुएशन हाईलाइट्स द नीड ऑफ द कंपनी टू सो सेट अप न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, स्पेशल काइंड, ये काइंड है किंग नहीं है, काइंड ऑफ फैब्रिक टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। देखो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपको नया प्लांट खोलना था, ऐसा तो हमें क्वेश्चन में पता चल ही गया। तो कंपनी की नीड थी, तो अब नया प्लांट खोलने के लिए आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। बाहर से पैसा उठाने के लिए भाई साहब आपको है ना अपनी सेल अच्छी दिखानी पड़ती है, अपना रेवेन्यू अच्छा दिखाना पड़ता है, अपना टर्नओवर अच्छी दिखानी होती है। तो आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आ चुका है, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आ चुका है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन मैनेजमेंट मे टेम्प्टेड टू इन्फ्लेट द रेवेन्यू। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट चाहेगा कि वो रेवेन्यू को बढ़ा दे, ताकि एक रोजी पिक्चर दिखाई दे, विंडो ड्रेसिंग हम कर पाएँ। इट इज़ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है भैया, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है।
ठीक है, जो ऑडिटर को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो अब हम बताएंगे कि देखो रेवेन्यू जो कंपनी का था इन गिवन केस 700 करोड़ से 1000 करोड़ हो चुका है विदाउट चेंज इन प्लांट कैपेसिटी। द ऑडिटर में कंसीडर फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर असेसिंग RMM ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, इन केस ऑडिटर असेसिंग RMM ड्यू टू FFR, ऑडिटर प्रोसीजर टू एड्रेस सच रिस्क लाइक परफॉर्मिंग सैप। अच्छा, हम कैसे एड्रेस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मतलब कुछ ना कुछ घपला कर फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रखी है, मतलब बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ कर रखी है कि नहीं। तो हम क्या क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम सैप करेंगे, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे रेवेन्यू के ऊपर, और हम कैट करेंगे, कंप्यूटराइज ऑडिट टेक्निक होती है ये। तो कंप्यूटराइज ऑडिट टेक्निक हम करेंगे टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ताकि अनयूजुअल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हम पकड़ पाए। एंड टेस्टिंग कंट्रोल पर्टेनिंग टू रेवेन्यू नीड्स टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो ये हमें दो चीज़ें याद रखना कि करनी पड़ेंगी। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि भैया पता है, मैं आपको जो आप किसी भी टीचर से कोचिंग लोगे ना, वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देगा जो स्टडी मैट में दे रखा है। आप उसको पढ़ लोगे, आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे पता नहीं करते आप, फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फिर बच्चा उसमें लिख नहीं पाता है, और बच्चा अपनी टूटी फूटी नॉलेज लिखता है जो टीचर ने पढ़ाई थी, और फिर बच्चा फेल हो जाता है। फिर बच्चा कहता है हाय मैं ऑडिट में फेल हो गया। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स पे टाइम लगवा रहा हूँ, 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है, तीसरे क्वेश्चन पे हम हैं, आधा घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हमने थोड़ी स्पीड भी पकड़ लिया, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ इतना डिटेल में आपको, ये क्वेश्चन आंसर करवाने की क्या ज़रूरत है मुझे। एक बात बताओ, अभी तक के पूरे चैप्टर में क्या सैप का यूज़ आया कोई? आप कहोगे हाँ आया तो था, वो तो आपने ऐसे 315 330 में जो बताया था, 330 में हम सैप करते टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद। अरे हाँ बताया था, लेकिन वो भी इस स्टडी मैट में तो नहीं है ना, अभी स्टडी मैट में तो नहीं देखा ना, ये भी मैंने अलग से पढ़ाया। कैट के बारे में एक और नई चीज़ बताई, तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आया है तो आपको ये आंसर में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे ही खेलता है, समझ रहे हो? ऑडिट का पेपर क्यों टफ माना जाता है, क्योंकि बच्चा इसकी तैयारी कर ही नहीं रहा है। अब आगे चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको देखो ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कि आप सच में कुछ अलग सीख रहे हो, तो मैं चाहूँगा आप है ना पहले सच में बाहर जाके है ना किसी टीचर का देखो। फिर अगर आपको लग रहा है, किसी बच्चे से बात करो, आपको लग रहा है सच में आप कुछ अलग कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सच में मैं आपको करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार मेरी क्लासेस है ना दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करना। क्योंकि यार देखो मैं सच में बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अपनी जॉब छोड़ के ये सब करना, कहाँ मतलब इतना अच्छा अमाउंट मिल सकता है महीने का, और फिर भी मैं उस सब कुछ को छोड़ छाड़ के 1 साल जॉब करने के बाद, इंक्रीमेंट्स लेने के बाद, सब कुछ छोड़ के पढ़ाने आना, और फिर इतनी सस्ती क्लासेस देना, क्योंकि मार्केट में तो इट्स रियली अ प्रेशर यार। तो ठीक है, मेरे को तो देखो पढ़ाने में मज़ा आता है, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को मज़ा आता है, लेकिन वो वर्थ भी तो आनी चाहिए ना, मतलब मेरे को उसका फिर रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ये सेटअप अपने लिए ख़रीदा है, ये कम से कम 40-50 थाउजेंड का सेटअप है मेरा, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने 1 मिनट, ये तो एक क्वेश्चन किया है ना, हमें दूसरा क्वेश्चन भी तो करना है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देखो CA रिधिमा है, इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, उसने है ना कुछ डेफिशिएंसी बताई इंटरनल कंट्रोल में। उसने कहा कि देखो रिसीवेबल जो है ना, मतलब हमें जो पैसे मिल रहे हैं ना हमारे डेटर से, वो रिकनसाइल नहीं कर रखा स्टिपुलेटेड इंटरवल्स में। देखो हमें ना जो भी डेटर से पैसा मिलता है ना, वो हमें रिकनसाइल करना पड़ता है कि किस डेटर का कितना पैसा आ गया है। हर महीने रिपोर्टिंग होती है कंपनीज़ में। मैंने जिस कंपनी में काम किया था उसका जो ऑडिटर है ना, वो प्लांट हेड के साथ हर महीने डिस्कस करता था कि देखो इतने सारे हमारे डेटर है, इससे इतना पैसा आ चुका है, इसके 3 महीने से अप हो चुके हैं, ये हमारा डेटर की एजिंग निकालते हैं, ये सब करते हैं। तो वो ना इंटरवल टाइम पे नहीं कर रखा है, और कस्टमर को है ना हमने क्रेडिट लिमिट दे रखी है, और उसका कोई भी हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं रिक्वायर्ड इंटरवल्स पे, मतलब रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे हम उसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, और कस्टमर को हम क्रेडिट लिमिट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। फिर स्टैट ऑडिटर आया, उसने कहा कि भैया जो भी इंटरनल ऑडिटर ने इतनी मुश्किल से 2-2 पॉइंट निकाले थे, तुमने उस पर, कंपनी ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, नो एक्शन टेकन बाय द कंपनी, जो भी डेफिशिएंसीज इंटरनल ऑडिटर ने बताई थी। तो बताओ भैया स्टैट ऑडिटर इसमें क्या करेगा? तो बताते हैं ना क्या करेगा। देखो भैया, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि देखो मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी
नोन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इन टाइमली बेसिस। पहली बार तो देखो मैनेजमेंट फेल हो चुका है इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। टाइमली बेसिस पे वो मतलब फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी हो रही है, उस इंटरनल कंट्रोल पे मैनेजमेंट फेल हो चुका है, उसने काम ही नहीं किया है। फिर हम बताएंगे मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में है ऑन टाइमली बेसिस। ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पर है ना मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, करेक्टर है, कि एथिकल वैल्यूज दैट अलाउज देम टू नोइंग एंड इंटेंशनली कमिट डिसऑनेस्ट एक्ट। यहाँ पर देखो मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही गलत है और वो डिसऑनेस्ट एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके बाद है ना हमें क्वेश्चन में जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बता रखे थे जो इंटरनल ऑडिटर ने बताए थे, वो ही हमें बताने हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है लीड्स टू इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि हम डेटर्स का वो टाइमली मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे, तो देखो ये तो इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है। और दूसरा वाला जो हम क्रेडिट देते जा रहे हैं उसको, इसमें हम लिख रहे हैं कि भैया देखो कंपनी ने ना बियॉन्ड क्रेडिट वर्थीनेस कस्टमर को वो दे जा रही है, इसका मतलब कुछ तो कॉल्यूजन है, मतलब कुछ तो दोनों की मिली भगत है, तभी ऐसा हो रहा है। मतलब कस्टमर हो सकता है कि हम उसको इतना टाइम दे रहे हैं, हमने कहा लेता जा टाइम लेता जाओ, तो क्रेडिट मत दे, तो हो सकता है हम उससे कुछ पैसे भी खा रहे हैं भाई, वरना तो 3 महीने में देखो उसको पेमेंट दे देनी चाहिए, हमने उसको 3 साल का टाइम दे दिया, तो हो सकता है मैनेजमेंट कोई पैसा खा रहा हो इस चीज़ के लिए। तो अबव सिचुएशन इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर एफएफआर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमने ये कह दिया कि भैया जो अबव सिचुएशन है उसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है एफएफआर के लिए, मतलब यहाँ पर बैलेंस शीट के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे इस पे स्टडी मैट पे। अब स्टडी मैट में मैं आपको आ जाता हूँ, हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो पहला है एफएफआर, मतलब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये कैसे होता है। देखो पहला तो होता है इंसेंटिव और प्रेशर से, पहला होता है इंसेंटिव और प्रेशर से। अच्छा इंसेंटिव और प्रेशर से कैसे होता है, ये काम करता है आपकी इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और एंटिटी की ऑपरेटिंग कंडीशन पे। मतलब देखो आपके ऊपर या तो प्रेशर है या फिर आपको इंसेंटिव मिल रहा है फ्रॉड करके, तो आपकी इकोनॉमी पे भी हो सकता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि पूरी ओवरऑल, और इंडस्ट्रियल कंडीशन या फिर एंटिटी की खुद की ऑपरेटिंग वो। तो मैं ना आपको कुछ कुछ मार्क करवा रहा हूँ, सारे मत करो इसमें, क्योंकि पेपर में आने के चांसेस के कम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है और आया भी हुआ है पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पहला है हाई, पहला ये वाला पॉइंट कर लो, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन कंप्लेंट बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन। हो सकता है आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, इसलिए आप अपनी बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करोगे। मैं ना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अब ऐसे ही बोलूँगा, बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़। तो हो सकता है आपका हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन हो, मार्केट सैचुरेशन हो, तो ये तो आपका इंडस्ट्री वाले पॉइंट से लीड करता है, ये वाला पॉइंट, ये इंडस्ट्री वाले पॉइंट से, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन। इसके अलावा है आपका ये वाला पॉइंट कर लो, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर इन ईदर इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, इधर क्या है, कस्टमर की डिमांड अचानक से आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपका बिजनेस फेलियर हो रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी आप घपला कर सकते हो बैलेंस शीट में। इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका डर है कि आपका बैंकरप्सी हो जाओगे, आप फोरक्लोजर बंद हो जाओगे, हॉस्टाइल टेक ओवर, आपको कोई और टेक ओवर कर लेगा, तो यहाँ पर अपनी खुद की एंटिटी की कंडीशंस हैं, एंटिटी की कंडीशंस हैं, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है कि आप बैलेंस शीट के साथ घपला करो। या फिर न्यू अकाउंटिंग स्टैचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई नई अकाउंटिंग स्टैचुरी रिक्वायरमेंट आई है, उसकी वजह से आपको है कि मैं बैलेंस शीट के साथ घपला कर सकता हूँ, तो ये 4 पॉइंट्स लर्न कर लेना। इसके अलावा ये भी कर सकते हो, हाई वैल्यूएबिलिटी, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलेंस हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नेगेटिव कैश फ्लो आपका हो रहा है, रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ हो रही है लेकिन आपकी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अनयूजुअल है सेम इंडस्ट्री में, ये पॉइंट्स भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है थर्ड पार्टी की वजह से। कैसे कैसे, जितना मैं मार्क करवा रहा हूँ बस उतना मार्क करना। प्रॉफिटेबिलिटी और टेंड लेवल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मतलब
आपका इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की देखो थर्ड पार्टी की वजह से आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है। जो आपके इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं मतलब वो चाहते हैं कि आपकी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट कह रहा है कि भैया अपना प्रॉफिट बढ़ा ले तभी मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, तभी मैं अपने क्लाइंट्स का पैसा तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेप्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग स्टे कॉम्पिटिटिव। आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो बिगड़ चुका है, उसको सही करने के लिए आप अपनी बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इसके अलावा ताकि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहो। इसके अलावा मार्जिनल मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब है, आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो उस जब आप लिस्ट होते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो आपको बहुत सारी कंडीशंस पूरी करनी होती है। तो उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए आपको बैलेंस शीट के साथ आपको छेड़छाड़ करनी पड़ी, घपला करना पड़ा। परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट। आपके बहुत ज़्यादा पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहे हैं, इसकी वजह से आपने को थोड़ा सा घपला करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा था, किसी और बिजनेस के साथ आप जाके अमेलगमेट कर रहे थे। नहीं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो ये वो आ जाएगा जैसे आपकी सब्सिडरीज के साथ आप मिला के जो बिजनेस कंसोलिडेट करते हो, तो उसमें अगर आपका मतलब नहीं, इसमें वो आ जाएगा अमेलगमेशन, ये सब आ जाएगा। तो उसमें अगर मान लो आपका कुछ भी हो रहा है, आपकी बैड रेपुटेशन है, मतलब सॉरी बैड रेपुटेशन कह रहा हूँ, आपका मतलब पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट है, आप जहाँ अमेलगमेट करना चाहते हो, फिर आपको तो अपने फिर घपला करना ही पड़ेगा ना बैलेंस शीट में। उसके बाद आता हो अपॉर्चुनिटीज़ में। अपॉर्चुनिटीज़ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो अपॉर्चुनिटीज़ अब क्या है, आपकी नेचर ऑफ इंडस्ट्री की वजह से, आपकी नेचर ऑफ इंडस्ट्री की वजह से या एंटिटी के खुद के ऑपरेशन की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भैया फ्रॉड कर लेना चाहिए, तो जो मैं पॉइंट्स मार्क करवा रहा हूँ वो कर लो। यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक कर लो ये सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखो which is not in ordinary course of business or related entity not audited or audited by another firm। देखो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, अपॉर्चुनिटी आ गई कि चलो यहाँ पर घपला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी जो है ना वो ऑडिटेड ही नहीं है, या फिर ऑडिटेड है लेकिन किसी और ने ऑडिट करी है, तो यहाँ पर आप घपला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन तो उसके खाते में होगी, तो आप बच जाओगे, आपका ऑडिटर उसके ट्रांजेक्शन चेक नहीं करेगा, तो हो गया ना घपला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ एसेट्स एंड लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सप्रेस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टीमेट। जहाँ पर एस्टीमेट्स का यूज़ होता है वहाँ पर आप घपला कर रहे हो। यहाँ पर लिख लो एग्जांपल प्रोविज़न ऑफ लिटिगेशन, प्रोविज़न फॉर लिटिगेशन। तो आपने मान लो प्रोविज़न ऑफ लिटिगेशन आपको बनाना चाहिए 3 करोड़ का, आपने बना दिया 30 करोड़ का कि भैया 30 करोड़ का प्रोविज़न बनाना चाहिए क्योंकि हमें लग रहा है कि इतना हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपने अपनी जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव हैं, आपकी अनसर्टेनिटी है, डिफ़िकल्ट टू कोलैबोरेट, तो जहाँ पर आपके सब्जेक्टिव जजमेंट्स हैं वहाँ पर आपने एस्टीमेट्स इतने हाई फाई बना लिए। इसके अलावा आ जाओ सिग्निफिकेंट अनयूजुअल हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन स्पेशली दोज क्लोज टू द पीरियड एंड। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी है, मैं बाद में करवाऊंगा। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है जो कि आपने ईयर एंड पे कर रखी है, आप ऐसा करोगे भी, अभी मैं एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा यूज़ ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएटरीज मतलब सब्सिडरीज विच दे अपीयर्स नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। आपका मतलब आपने कोई बिजनेस इंटरमीडिएटरीज का यूज़ कर लिया जिसके साथ कोई ऐसा बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उसके साथ अपने रिलेशंस दिखा दिए, तो उसके साथ मिलकर आपने कोई ऐसा घपला कर दिया। ठीक है, उसके अंदर बैलेंस शीट के साथ गोलमाल कर दिया। अपॉर्चुनिटी है ये भी सब्सिडरी के साथ मिलकर करना। इसके अलावा सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच ऑपरेशन टू टैक्स हेवन कंट्री। जैसे दुबई में आपने कोई मतलब ऐसा कुछ दिखा दिया अपनी ट्रांजैक्शन जहाँ पर कोई आपका बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपका वहाँ पर कोई रिलेशन है, तब भी आपने कुछ ऐसा पैसे का घपला कर दिया। ठीक है, अपनी बैलेंस शीट को चेंज यहाँ पर आपने किया। इसके बाद आ जाओ सीधा, बीच में सब कुछ छोड़ दो, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। इधर है ना मार्क कर लो स्पेशली कि हाँ माइंडसेट से नहीं, स्पेशली मत मार्क करो, वो याद करो। एटीट्यूड का मतलब आपका माइंडसेट, रैशनलाइजेशन मतलब अपनी छवि ऐसी दिखाना कि लगे कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक पॉइंट ये कर लो, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटी स्टॉक प्राइस और अर्निंग ट्रेंड्स। भाई यहाँ पर है ना मतलब मैनेजमेंट का सारा ध्यान है कि हमारा स्टॉक प्राइस कैसे बढ़े, तो अगर यहाँ पर मैनेजमेंट का ध्यान है तो भैया फिर तो वो बैलेंस शीट के साथ घपला करेगा ही करेगा।
आगे आ जाओ। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस। इंटरनल कंट्रोल पे आपका ध्यान नहीं गया, मतलब इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है तो आपने कोई रेमेडी उसके लिए सोची ही नहीं, मैनेजमेंट ने फेल हो गया रेमेडी निकालने के लिए। लो मोरल है अमॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका मोरली बहुत ज़्यादा डाउन है। इसके अलावा ओनर मैनेजमेंट मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब भाई साहब इनकी बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग अलग है ही नहीं, सेम ही चल रही है, तो ये भी तो गलत है। इनका माइंडसेट ही गलत है यहाँ पर, तो इसलिए ये बैलेंस शीट के साथ घपला करेंगे। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर इन क्लोजली हेल्ड एंटिटी, कोई भी मतलब शेयर होल्डर की क्लोजली हेल्ड एंटिटी है उसके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट में घपला करेंगे। इन पॉइंट्स को बार बार जितना हो सके पढ़ लेना ताकि आपको लर्न हो जाए और आपको पेपर में याद आ जाए। अब इसके बाद है दूसरा, आप जो भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो कर रहे हो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में, ठीक है। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर आप कहाँ कर रहे हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में। तो पहला है इंसेंटिव और प्रेशर, ध्यान से पढ़ना आप इसको, मैं पढ़ाता हूँ ना आपको। देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मार्क करो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मार्क करो पूरा, हाँ। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज विद एक्सेस ऑफ कैश और अदर एसेट्स सस्पेक्टेबल टू थ्रेट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मतलब देखो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है या फिर इंसेंटिव है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो मतलब मिस अप्रोप्रिएशन कर पाएँ कैश को, मतलब एसेट्स को। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लो, जैसे कैशियर स्टील कैशियर कैश चुरा लेता है, या फिर स्टॉक कीपर स्टॉक चुरा लेता है, ठीक है। इसके अलावा एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉयज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि मान लो आपके एडवर्स रिलेशनशिप हैं, एक ना एक मिनट यहाँ रुक जाओ, नहीं पूरा कर लेते हैं। एडवर्स आपके रिलेशनशिप है विद एम्प्लॉयज़ एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स एक्सपेक्टेबल टू थ्रेट में मोटिवेट दोज एम्प्लॉयज़ टू मिस अप्रोप्रिएट एसेट्स। देखो कंपनी और अगर उसकी नहीं बन रही है एम्प्लॉयज़ की, आप जिस जगह ऑडिट करने गए आपने देखा इधर के ना एम्प्लॉयज़ की कंपनी के साथ बन नहीं रही, तो आप ना अपना एक माइंड सेट तैयार कर लो कि भैया यहाँ पर घपला होने की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय तो यही सोचेगा ना, इस कंपनी को बर्बाद कर देता हूँ मैं, यहाँ पर तो चोरियाँ कर लेता हूँ मैं, इसके एसेट्स को ख़राब कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये कंपनी के साथ मेरी बन नहीं रही। इसको क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लो। मैं 4 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, 5वां क्वेश्चन ये पेपर में भी आ चुका है और एमटीपी का पार्ट है, पेपर में आ गया ये। 4 या 6 नंबर में आया होगा, 4 या 6 से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो 4, 6 या 5 नंबर में आया होगा। सब कुछ पूछा था इन्होंने, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और इसके अलावा वो माइंडसेट वाला भी। मतलब आप कहोगे इतनी सारी पॉइंट्स लिखने थे, हाँ लिखने थे, शॉर्ट में लिखने थे सब कुछ। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। इधर एक एग्जांपल लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। मान लो सबको प्रमोशन मिला बट मेरे को नहीं मिला, या मेरा ले ऑफ होने वाला है, तो ऐसे केस में क्या है, मेरी और एंटिटी की नहीं बन रही, तो यहाँ मैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करूँगा। तो इन्होंने देखो एक एग्जांपल भी दे दी, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। नोन मतलब कंफर्म है, नोन का मतलब होता है कंफर्म, और एंटिसिपेटेड मतलब खबर मिली है मुझे कि ऐसा हो सकता है। फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, मेरा खुद का ले ऑफ हो जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा कंपनी से, तो मैं यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने की कोशिश करूँगा। रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, मतलब सबका प्रमोशन हुआ बट मेरा नहीं हुआ। एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, प्रमोशन, कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन, जितना मैंने सोचा था उतना मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे को कंपनसेशन नहीं मिला, मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिला, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि मैं मिस अप्रोप्रिएट करूँगा एसेट को। तो यहाँ ऑडिटर ऐसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांसिस में इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एसेट टू मिस अप्रोप्रिएट। क्या है? पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, ये तो तीनों पॉइंट करने हैं, ठीक है, यहाँ भी सारे ही पॉइंट करने हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश है हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, कितना एम्प्लॉयज़ के हाथ में 10,000 का कैश और मैनेजमेंट में एक बंदे के पास 50,000 का कैश, लेकिन मैंने देखा कैश इन हैंड 5 लाख रुपए दे रखा है। भाई साहब तो बहुत लार्ज अमाउंट दे रखा है, कंपनी में खर्चे भी होते हैं इतने, लेकिन क्या पता इसमें से कोई ये कुछ गोलमाल भी कर रहा हो, तो यहाँ पर ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्वेंट्री आइटम विच इज़ स्मॉल इन साइज़, कोई इन्वेंट्री है जो कि स्मॉल है साइज़ में
और हाई वैल्यू की है और हाई डिमांडेबल है, जैसे डायमंड के छोटे छोटे पीसेज हैं। मान लो आपकी कंपनी डायमंड में काम करती है, छोटे छोटे पीसेज हैं, एम्प्लॉय ने डाल दिया जेब में एक डायमंड, क्या जा रहे हैं, लाख रुपए का बेचेगा फिर बाद में। ठीक है। इजीली कन्वर्टिबल एसेट्स सच एज बियरर बॉन्ड, डायमंड्स और कंप्यूटर चिप्स, तो इन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसको चुरा ले। और फिक्स्ड एसेट्स विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, ऐसे कोई फिक्स्ड एसेट जहाँ पर ओनरशिप का नहीं पता चल सकता, जैसे मान लो हीटर, छोटा सा आता है, ठीक है, कितने का आता है, 1000-1200 का आता है, चुरा के ले गया बंदा। ईजिली स्मॉल इन साइज है, मार्केटेबल भी हो जाता है, सेकेंड हैंड भी बिकते हैं, और इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है ओनरशिप की। मैंने ऐसी एग्जांपल घटिया सा दे दिया। आपको कोई अच्छा एग्जांपल आया तो प्लीज़ मेरे को बताना ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ लूँगा बाद में। इधर तो स्पेशली लिख लो माइंडसेट, स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। माइंडसेट की वजह से आप अपने उसको चुरा रहे हो, एसेट्स की मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो, चुरा रहे हो, डैमेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पहला, डिसरिगार्ड द नीड्स ऑफ मॉनिटरिंग रिड्यूसिंग द रिस्क रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मतलब आप डिसरिगार्ड मतलब इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कोई एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहते जिससे कि आपका रिड्यूस हो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ऐसे कोई भी एफर्ट्स डालना जिससे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कम हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप कर ही नहीं रहे वो। ठीक है, लिख लो यार, ये पता है ऐसी ऐसी इंग्लिश की लाइन लिख जाते हैं, पता भी नहीं चलता बच्चों को, बच्चे बार बार इसको पढ़ते रहते हैं और याद करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान से लिख लो ताकि पेपर में ना आपको याद आ जाए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक करो, फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन इन नोइंग डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, आपने इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी इनमें कोई रेमेडियल एक्शन ही नहीं लिया। ठीक है। इसके बाद चेंज इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट मे इंडिकेट एसेट्स बीन मिस अप्रोप्रिएटेड। चेंज इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, ये ध्यान से सुनना। मैंने देखा कि यार जो अकाउंटेंट है ना, कल तक तो भाई साहब वैगनार में आ रहा था, आज यार अचानक से भाई साहब ये बंदा कोई भी गाड़ी बड़ी सी बोल दो डस्टर ले आया। भाई ये तो क्या इसका रहन सहन, कपड़े ये पहले कल मामूली पहनता था, आज भाई साहब अच्छे अच्छे मतलब ब्रांडेड कपड़े, ब्लैकबेरी के कपड़े पहन के घूम रहे। मोबाइल भी इसके पास छोटू सा था, ये आईफोन लेके घूम रहे। अचानक से पैसा कैसे बढ़ गया इसके पास, इनमें से कोई भी एग्जांपल, पैसा कैसे बढ़ गया। वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं शेयर मार्केट में कमाया, किसी में भी कमाया। तो एक है ना मतलब एक माइंड रखना क्वेश्चनिंग कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तेरी लाइफस्टाइल कैसे बढ़ गई अचानक से, तो कुछ तो तू घपला कर रहा है। टॉलरेंस ऑफ पेटी थ्रेफ्ट, आपकी कंपनी में ना छोटी छोटी पैसों की चोरियां होती रहती हैं, छोटे छोटे अमाउंट की, जैसे मान लो 50 रुपये की, 150 रुपये की, 500 रुपये की, आप टॉलरेट भी करते रहते हो कि ठीक है यार 500 रुपये ही तो हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चोरियां भी बड़ा अमाउंट बना रही हैं पूरे साल में। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, वाई इवोल्यूशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर बाय ऑडिटर इज़ नेसेसरी। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा बट पढ़ लो इसको, पढ़ना रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्यों ज़रूरी है कि आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर, क्योंकि ये ना क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं इसकी लाइंस, तो वाई आपको क्यों फ्रॉड रिस्क फैक्टर इवोल्यूट करना ज़रूरी है एज अ ऑडिटर। तो पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो और यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट, पहले तो वो चेक करेगा एक या एक से ज़्यादा फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं। वाइल फ्रॉड रिस्क फैक्टर मे नॉट बी नेसेसरी इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, ज़रूरी नहीं है फ्रॉड रिस्क फैक्टर से ये पता चले कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई इन रिस्क फैक्टर से तो हमें देखना है कि फ्रॉड रिस्क मतलब फ्रॉड है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे उनकी वजह वो मिल गए हमें तो भैया फ्रॉड होगा ही होगा। हमें मिला किसी बंदे के हाथ में बहुत ज़्यादा कैश दे रखा है तो भैया ये तो पक्का ही फ्रॉड कर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ नेसेसरी नहीं है कि भैया वो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड है ही है। ठीक है। वेयर द फ्रॉड है वर्कआउट दे में इंडिकेट रिस्क, मतलब वहाँ पर बस एक रिस्क है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड होने का, मतलब फ्रॉड होने का रिस्क है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट दैट फ्रॉड इज यूजुअली कंसील्ड कैन इट वेरी डिफिकल्ट टू डिफेक्ट। Nevertheless, the auditor may identify fraud risk factor. Fraud risk factor cannot be easily be ranked in order of importance. देखो क्या होता है, पहली बात तो भैया फ्रॉड रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट इजी, और इनको है ना आप कोई रैंक नहीं कर सकते इंपॉर्टेंस वाइज कि भाई ये इनकी इंपॉर्टेंस है, इनको ऐसे रैंक कर दिया। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म, ये भी आ जाओ, बस आपको रीड करना है। मैं ना इसको मार्क करवाऊंगा बस रीड में, आपको बस रीड करके जाना है पेपर में। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रीड ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका ये मतलब है कि रीड भी ना करो। यहाँ से यहाँ पढ़ लेना और ये भी पूरा ही पढ़ लेना। द ऑडिटर शैल मेंटेन प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, बताया था मैंने। पूरी ऑडिट में आपको हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट, आपको हमेशा माइंड में रखना है कि मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड एग्जिस्ट हो सकती है। ऑडिटर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस नॉट स्टैंडिंग विद, मतलब कि ऑडिटर का कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको फिर भी एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना ही रखना है। देखो कई बार क्या होता है ना, ऑडिटर सोचता है यार पहले भी तो मैंने इनका ऑडिट किया है, पहले तो इन्होंने ऐसा कोई घपला नहीं किया था, तो इस बार भी चल इन्होंने कोई घपला नहीं किया होगा, मैं ना ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अनलेस द ऑडिटर हैज़ रीज़न टू बिलीव द कॉन्ट्ररी, अगर ऑडिटर को बिलीव है, रीज़न टू बिलीव है, द ऑडिटर में एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन, अगर बिलीव है कि नहीं इन्होंने कोई घपला नहीं किया होगा तो आप जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको जेन्युइन मानिए। और अगर आपको लगता है इन कंडीशन ऑडिटर, एक मिनट, हाँ, ऑडिटर कॉज ऑडिटर बिलीव दैट डॉक्यूमेंट में नॉट बी ऑथेंटिक, आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कर रखे हैं और नॉट डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, आपको दिखाए नहीं जा रहे डॉक्यूमेंट, द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट फर्दर, उस केस में आप और फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए। बस इतना ही दे रखा है इसमें। ये भी रीडिंग मटेरियल है। डिस्कशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम, क्या कह रही है एंगेजमेंट टीम, एक मिनट, ठीक है, आ जाओ। The discussion among individual teams shall take place, particularly emphasis on how and when the entity financial statement may be susceptible of material misstatement due to fraud, including how fraud might occur। तो आप पहले ही बात एंगेजमेंट टीम के साथ अपना डिस्कस करते हुए चलोगे कि क्या क्या आपको सस्पेक्टेबिलिटी लग रही है कि कहाँ कहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉड की वजह से, और ये फ्रॉड कैसे हो सकता है, मतलब पहले तो आप ये देखोगे कहाँ कहाँ हो सकता है और ये कैसे हो सकता है फ्रॉड यहाँ पर, वो आप डिस्कस करते हुए चलोगे। और आपको एक मिनट, द डिस्कशन शैल अकर नॉट स्टैंडिंग विद एंगेजमेंट टीम मेंबर्स बिलीव दैट मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आर ऑनेस्ट, मतलब देखो आपको अगर लग रहा है कि मैनेजमेंट और ऑनेस्ट तो गुड है तो आपको ये रिस्क फैक्टर नहीं लेने चाहिए, तो नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। नॉट स्टैंडिंग विद लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट इंटीग्रिटी गुड है, तब भी आपको डिस्कस करने हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कि देखो ये हमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिले हैं, चलो हम इसमें फ्रॉड ढूंढते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर होंगे, जो हमने इतने सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़े थे ऊपर, अभी हमने इंसेंटिव ये सब, ये सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ही थे, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ना है, ये मत पढ़ना, कुछ भी नहीं है ये आ जाओ। रिस्पॉन्सेज टू द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिस्क, वो ठीक है, इसमें मैं लिख लो फ्रॉड को लेकर ऑडिटर रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, 330 कैसे करेगा, समझ गए ना, 330 लिखा है मैंने रिस्पॉन्ड की जगह। अब देखो, पहली बात, पहले तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करेगा जो करेगा, अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक करो आप, इंडिविजुअल तक। असाइन सुपरवाइज पर्सनल टेकिंग अकाउंट ऑफ नोइंग नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, पहले तो है ना वो असाइन कर लेगा। देखो अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, पहले तो उसने आइडेंटिफाई कर दिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब पहले आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सेस कर लिया, अब है ना उसको वो क्या कर रहा है, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, मतलब जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो पहले ना अपने ही खुद के पर्सन को, मतलब अपने ही खुद के लोगों को असाइन करेगा, सुपरवाइज करेगा कि आपको क्या चेक करना है, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए स्किलफुल है वो चीज़ काम ज़्यादा बेटर काम करेगा, राइट। तो वो पहले असाइन कर देगा सबको काम। उसके बाद यहाँ से लेकर आप पूरा ही पढ़ोगे इसको तो रिपोर्टिंग तक। इवेल्यूएट वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं क्या वो सही से लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई, कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हैं वो, मतलब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही वहाँ पर, वो आपको देखना है, ठीक है।
इसके बाद आ जाओ, इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपको देखना है कि कोई ऐसे एलिमेंट तो नहीं है जो अनप्रिडिक्टेबल हो इन सिलेक्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो आपको ये चेक करना है। फालतू पॉइंट्स थे ये, पेपर में नहीं आते हैं, बस रीड कर लो। इसके बाद आ जाता है ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू असेस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। तो असर्शन लेवल पे क्या करता है देखो, द ऑडिटर शेल डिज़ाइन एंड परफॉर्म फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा हुज नेचर, टाइमिंग एक्सटेंड आर रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क मटेरियल ड्यू टू फ्रॉड और असर्शन लेवल। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था ये, लेकिन रीड कर लेना बस, इसमें कुछ समझाने लायक भी तो नहीं है ना। इतना इजी पॉइंट है। एक मिनट, ये आ जाओ, ये हम पढ़ लेते हैं। ये भी रीड करने का ही पार्ट है। ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। देखो, जब मैनेजमेंट अपने कंट्रोल से ओवरराइड कर जाता है, मतलब अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, वहाँ पर मतलब फ्रॉड के चांसेस हैं ही हैं, तब फ्रॉड तो करेगा ही, वो करेगा वो जब कंट्रोल से ऊपर उठ जाता है। तो वहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे वो हमें देखना है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे, irrespective of the auditor's assessment of the risk of material misstatement override the control, the auditor shall design and perform audit procedure to test the appropriateness of journal entry recording in the journal ledger and other adjustment made in preparation of financial statement, reviewing accounting estimates for the basis of evaluate whether the circumstances producing biasness misstatement due to fraud। इसके अलावा एक मिनट में पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, देखो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रीड कर लो कि अब क्या हमारे मतलब वो क्या रहेंगे, मतलब ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स क्या रहेगा। तो पहले तो हम जर्नल एंट्रीज चेक कर लेंगे, ठीक है, जर्नल लेजर चेक कर लेंगे, हम अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है वो ओवरराइड तो नहीं कर रहा अपने कंट्रोल को। इसके अलावा है ना, ऑडिटर नीड्स, ये तो थर्ड पॉइंट है ना, ये लिखा हुआ है, ऑडिटर नीड्स टू इन्वेस्टिगेट द अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कि उसकी वजह से कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या एसेट की थ्रेफ्ट तो नहीं हो रही, एसेट की चोरी तो नहीं हो रही, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ऑडिटर को, ठीक है, बस इतना ही है। आगे बढ़ जाओ, वो रीड करके छोड़ दो बस, जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ समझाना पड़े उसमें। हाँ, ये वाला आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिटर इज़ अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट। भाई ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो गए कि आप अब आगे कर ही नहीं सकते इस ऑडिट को, होंगे ऐसे सर्कमस्टांसेस, राइट। तो देखो, पहले तो ये पढ़ लो पूरा। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, अगर आपको मतलब किससे, मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग टू फ्रॉड की वजह से, या फिर सस्पेक्टेड, आपको डाउट है कि यहाँ पर फ्रॉड है, उसकी वजह से ऑडिटर को एनकाउंटर हुआ कि भैया ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं, इससे क्वेश्चन बन चुका है कि ऑडिटर अपना परफॉर्म करेगा, कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये पॉइंट लर्न करना है आपको। तो क्या होगा, देखो तीन चीज़ें होंगी यहाँ पर, ये तीन चीज़ें तो भैया अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में करवाऊँगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है ये, नहीं एक और टॉपिक है इसके बाद, 6, 7, 8 आपको अच्छे से करना है, ओ सॉरी क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद देखो अब क्या हुआ है, मैंने देखा कि भाई मैं फ्रॉड रिस्क की वजह से, मतलब जो फ्रॉड की वजह से, या फिर हमारी कोई डाउट्स थे कि हाँ फ्रॉड हो सकता है कि नहीं, उसकी वजह से है ना मेरे माइंड में आ गया कि यार मैं अब आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तो देखो क्या करना है आपको, पहला पॉइंट बताता है कि ऑडिट, लिख लेना इसको, फ्रॉड मिलने पर आपको किस किस को बताना है। डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग वेदर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट और इन सम केसेस रेगुलेटरी अथॉरिटी। पहली बात तो आपकी किस किसको बताने की जिम्मेदारी है इस फ्रॉड को। देखो इसने क्या क्या बोल रखा है, एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस बोल रखा है, एक तो मैं मार्क कर देता हूँ इसको, यहाँ इसने तीन चीज़ों की बातें बोल रखी है, एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस, पर्सन हु
अपॉइंट, जिसने ऑडिट अपॉइंट की, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हमें समझ आ गया, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हम बताएंगे कि हम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट, जिसने हमारी अपॉइंटमेंट की थी, ऑडिट कमेटी ने हमें अपॉइंटमेंट किया था, बोर्ड ने हमें अपॉइंट किया था, उन्हें हम बताएंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया था, सीएजी ने हमें अपॉइंट किया था, तो उन्हें हम बताएंगे। इसके अलावा एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस में क्या आ जाएगा, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट करनी है। कब, जब 1 करोड़ से ऊपर का आपका फ्रॉड हो गया तो वहाँ पर ये केस आ जाएगा एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस में। तो ए पॉइंट ये कहता है। अब बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट कहता है, अब ए पॉइंट के बाद हम बी पॉइंट पे जाएंगे, कंसीडर वेदर अप्रोप्रिएट विड्रॉल, क्या विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल फ्रॉम द लीगली परमिटेड, अगर आपको लीगली परमिटेड है तो आप विड्रॉ कर जाइए, लीगली परमिटेड है तो आप विड्रॉ कर जाइए एंगेजमेंट से, एंगेजमेंट को छोड़ दीजिए। अब आंसर इज कब लीगली परमिटेड नहीं होता है, तो लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने लॉ का, कि अगर मान लो आपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रखी है क्वार्टर 1, 2, 3 की, तो अगर मान लो क्वार्टर 2 की दे रखी है, आपको फ्रॉड मिला, तो आप कर सकते हो विड्रॉ, लेकिन 1, 2, 3 की दे दी है तो अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको 4 की भी देनी ही पड़ेगी, ईयर एंड की भी देनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। सॉरी 1, 2, 3, 4 की तुम, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 क्वार्टर, चारों की क्वार्टर की आपने अगर दे दी है तो वो ईयर एंड की देनी पड़ेगी, और एक है 3 क्वार्टर की आप दे चुके तो चौथे क्वार्टर की भी आप आपको देनी पड़ेगी, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मैंने सही बोला है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इफ़ ऑडिटर विड्रॉ, अगर मान लो ऑडिटर ने विड्रॉ कर दिया तो अब देखो 2 चीज़ें होंगी। पहला, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बस यहाँ तक करना, पूरा पॉइंट मत करना। आप मैनेजमेंट और TCWG को कम्युनिकेट कर दोगे कि भैया मैं जा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर दोगे, किसको, मैनेजमेंट और TCWG को कम्युनिकेट कर दोगे कि भैया बाय बाय, ठीक है। उनको तो बाय बाय करके आओगे, वही तो आपको गेट तक छोड़ने आएंगे, मजाक कर रहा हूँ। डिटरमाइन वेदर देयर इज़ अ प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और ऑडिटर विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट विद द रीज़न ऑफ विड्रॉल। इसमें यही लिखा हुआ है कि पहली बात तो आप बता कर आएंगे उसको, जिसको, ये पूरा पॉइंट लिखना है आपको, पहली बात तो आप उसको बता के आएंगे जिसने आपको अपॉइंट किया है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को आप बताएंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप रीज़न बताएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप रीज़न बता के आएंगे कि भैया मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रीज़न, ये पॉइंट था ही रीजंस के लिए, ये तो फालतू में घुसाया हुआ है जो ऊपर लिख, एक्चुअली ये फालतू में नहीं घुसाया हुआ है, जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ना, ये यहाँ फर्स्ट ए में लिखा हुआ था, दैट्स वाई इन्होंने ऐसे किया है। अब देखो ये सारे लर्न कर लेना पॉइंट्स, ठीक है। अब लर्न कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पे चलते हैं, आ जाओ, बस फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ख़त्म हो जाएगा। 6 क्या कह रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर, ईपी मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ने नोटिस किया मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम सस्पेक्टेड फ्रॉड, उसको कोई सस्पेक्शन मिला फ्रॉड का कि यहाँ पर ना फ्रॉड है, ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन दैट engagement team ability to continue performing the audit, how engagement team deal with the situation। भैया एंगेजमेंट पार्टनर को देखो फ्रॉड का सस्पेक्ट हो गया था, अब एंगेजमेंट टीम को है ना, मतलब उसको अपनी एबिलिटी वो आ चुका है कि भैया कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बताओ एंगेजमेंट टीम क्या करेगी। देखो ये वाली लाइन अगर दे दी ना पेपर में तो समझ जाओ तुम्हें यही लिखना है। पहले तो आप बताओगे ऐसे 240 क्या बोलता है, 240 का नाम दोगे, लिख दिया हमने 240 का नाम। इसके बाद आप लिखोगे इफ़ ऑडिटर कंक्लूड दैट, इधर देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एंगेजमेंट टीम कैसे डील करेगी, तो यहाँ पर ना ऑडिटर वर्ड यूज़ ना करके आप एंगेजमेंट टीम यूज़ करना यहाँ पर। अब मैंने ऑडिटर क्यों किया है, क्योंकि भैया इस क्वेश्चन में अगर ऑडिटर लिखा होता तो आप ऑडिटर लिख के आओगे यहाँ पर, इसलिए बोला। यहाँ एंगेजमेंट टीम लिखा है तो यहाँ एंगेजमेंट टीम, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ऑडिटर यूज़ किया है तो ऑडिटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगेजमेंट टीम यूज़ करना कि एंगेजमेंट टीम कंक्लूड करेगी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू, वैसे ऑडिटर भी कर दोगे तो पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे इसके। ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग ऑडिट इन द रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ऑडिटर शुड, तो ये तो आपको लिख के आना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक।
फिर ऑडिटर शुड, ये जो मैंने 3 पॉइंट और वो ए बी पॉइंट बताए थे वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, वही वाले जो अभी हमने स्टडी मैट में पढ़े थे वो सारे पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट था, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एच कंपनी, एक मिनट, एच कंपनी एंटर्ड इन द ट्रांजेक्शन ऑफ 5 मार्च को, मतलब ईयर एंड में, नियर ईयर एंड ही हो गया ना, मार्च में एक ट्रांजेक्शन करी है कि हम है ना पे करेंगे 5 लाख पर मंथ टू वाई एज अ रिटेनरशिप फीस। भाई साहब, एक तो आप 5 मार्च 2025 मतलब साल की एंडिंग में डिसाइड कर रहे हो कि हम तेरे को पूरे साल के 5 महीने पर मंथ के उसमें देंगे पैसे, तो शक तो जा रहा है कि भाई ये चीज़ तो पहले से डिसाइड होनी चाहिए थी ना कि तेरे को 5-5 लाख रुपए हम हर महीने देंगे, ये बाद में क्यों डिसाइड कर रहे हो तुम। चलो होगा कुछ। फिर हमने देखा कि कोई अमाउंट नहीं दिया गया, लोग भाई फंस गए ना, फंस गए। नो अमाउंट एक्चुअली पेड, बट 60 लाख हमने बुक ऑफ अकाउंट में दिखा दिया 31 मार्च 25 को कि 60 लाख भैया हमने दिए हैं, दिए इन द सेंस हमने दिखा दिया, और पैसे तो देते रहेंगे हम तो, वो चलते हैं ना अकाउंट्स, कैश बेसिस पे ना बना के एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं ना, तो हमने अकाउंट तो एक्रूअल बेसिस पे बनाया है, तो हमने 60 लाख दिखा दिए, लेकिन असलियत में हमने उसको कोई अमाउंट नहीं दिया। तो यू इंक्वायर्ड, आपने देखा कि कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो साल के एंडिंग में आपने किया, ये भी गलत है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक्चुअली कोई अमाउंट पे नहीं किया लेकिन 60 लाख दिखा दिए, ये गलत किया, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है बाद में दिखा दो। लेकिन अब आई मेन दिक्कत, मेन दिक्कत क्या आई, बट नो डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ रिसीव्ड ऑफ सर्विस। भाई साहब, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस ही नहीं है कि आपने सच में सर्विस ली है कि नहीं ली। तो बताओ एज ए ऑडिटर व्हाट इज़ योर अप्रोच, तो एज ए ऑडिटर आप क्या करोगे। तो ध्यान से देखना, आप जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ ध्यान से देखते जाना। ये आया नहीं आया, आ गया। एज पर 240, पहले तो 240 की डेफिनेशन लिखोगे, फिर बताओगे फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट बाय वेरियस मीन्स। भाई फ्रॉड बहुत तरीके से कमिट किया जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। याद है मैंने आपको जितने भी वो बताए थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा था, मैंने बोला था मार्क कर लो, आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ये वही पॉइंट है कि आपने फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी है क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट रिजल्ट ऑफ अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स। या तो मैनिपुलेट कर रहे हो आप अपने रिजल्ट्स को, बैलेंस शीट के रिजल्ट्स को, या अचीव कर रहे हो किसी अदर ऑब्जेक्टिव को। फिर आपको कहानी सुनानी है इन द गिवन केस, आपको पूरी स्टोरी सुनानी है कि भैया गिवन केस में क्या क्या हुआ था, कि इतने 5 लाख 60 लाख वो सब सुना देना। इसके बाद आप लिखोगे ऐसे 240 फर्दर प्रोवाइड इफ़ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, आगे पूरा वो पॉइंट लिखना। अच्छा, ये इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, आगे पूरा पॉइंट क्या है। स्टडी मटेरियल में वो जो मैंने तीनों पॉइंट बताए थे ना, उससे पहले मैंने आपको बोला था ये मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में लिखना है। मैं दिखाई देता हूँ यार नालायको, ये रहा, ये रहा, इफ़ अ रिज़ल्ट ऑफ ये पूरा ये लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको वो 3 पॉइंट नहीं लिखने, यहाँ पर बस ए और बी पॉइंट लिखना है, ये मार्क कर लो भैया। सी पॉइंट नहीं लिखना है यहाँ पर, सी और वो ए और बी नहीं लिखना है। आपको बस ये बताना है कि आप किस किस को बता के आओगे, और आपको अगर सही लग रहा है, परमिटेड है, तो आप विड्रॉ कर दोगे, बस इतना लिखना है। सर ये किस क्वेश्चन में लिखना है कैसे पता चलेगा, तो बेटा क्वेश्चन तो आपको रटना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो लिखना पड़ेगा। देखो मैं ना इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता आपके लिए, इसलिए मैं ना क्वेश्चन का वो पार्ट लिख देता हूँ जो पेपर में मिलता जुलता ऐसा आया तो आपको क्या लिखना है। अगर आपने मान लो ये सी पॉइंट लिख भी दिया ना पेपर में तो मार्क्स नहीं कटेंगे, वैसे सी नहीं लिखना है। सी उसमें लिखना है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, वहाँ आप सी लिख दोगे। लेकिन जब आपको ऐसे कहानी के रूप में आया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था, वहाँ आप सी पॉइंट नहीं लिखोगे, वहाँ बस आप विड्रॉल तक लिख कर आओगे, विड्रॉ के बाद के पॉइंट्स नहीं लिख के आओगे, ठीक है। इसके बाद इसने बोला कि फर्दर एस सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 कंपनी एक्ट क्या कहता है कि देखो रीड विद रूल, ये इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि ऑडिटर को इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज अ ऑडिटर, अगर उसको रीज़न टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस हुआ है, वो भी फ्रॉड का, ठीक है, फ्रॉड का कोई ऑफेंस हुआ है, इज कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही शैल इमीडिएटली रिपोर्ट, वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देगा किसको,
ऑडिट कमेटी को विद इन 2 days। सर 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 अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है। बेटा ऑडिट कमेटी को करता है अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम का है। यहाँ पर तो 60 लाख का ही था, तो अमाउंट 1 करोड़ से कम का है तो ऑडिट कमेटी को करेगा 2 दिन के अंदर ऑफिस नॉलेज। ठीक है, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखेगा वो नेचर ऑफ फ्रॉड बता के आएगा विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट इन्वॉल्व बता के आएगा और पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है ये बता के आएगा। ये तीनों पॉइंट्स रट लो क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स आपके इंटर में थे कंपनी ऑडिट में। अब तो कंपनी ऑडिट हट गई है, और लॉ में भी थे जो कि आप लॉ ऊपर ऊपर से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रट लो, लर्न कर लो, सॉरी। इसके अलावा आप पैरा 3 ऑफ कारो भी बता के आओगे। आप बोलोगे देखो पैरा 3 ऑफ कारो में क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकना। पैरा 3 ऑफ कारो में मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं, ठीक है। पैरा 3 यहाँ 11 लिखना है, यहाँ लिखो 11। पैरा 3 ऑफ कारो 11 लिखना है, मिस तो किया था। ठीक है, 11 ऑल्सो रिक्वायर्ड द कंपनी ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय मे बी नोटिस ड्यूरिंग द ईयर इफ़ येस। अगर कोई ऐसा फ्रॉड नोटिस हुआ है तो नेचर और अमाउंट आप इंडिकेट करके आओगे। ठीक है, कारो वाले पैराग्राफ में जो आप रिपोर्ट जमा करते हो ना ऐसे 700 की सीरीज़ में, तो जो भी रिपोर्ट आप दोगे 700 में, तो उधर आप ये पॉइंट कारो वाले पॉइंट में नोटिस कर लिख के आओगे कि भैया हमें फ्रॉड मिला है। कहाँ पर लिख के आओगे? पैरा नंबर 3 11 में। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं? कह रहा है कंपनी ने 15 मार्च को परचेज किया 1.02 CR का कुछ खरीदा उसने। ठीक है, फ्रॉम अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट ही 11 तारीख को हुई है। भाई साहब मतलब 4 दिन पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, उसने तुमसे कुछ खरीदा है तो डाउट तो चले गया। देखो हमारा यहीं डाउट चले गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया। नो अमाउंट एक्चुअली पेड, हमने अमाउंट भी एक्चुअली कोई पे नहीं किया। ठीक है, अभी भी ठीक है यार, हो सकता है बाद में पे कर देगा, हो सकता है कंपनी सच में अभी भी खुली हो, अभी खुली हो। ठीक है, तो क्या हो गया? हमने बुक्स में भी रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा ठीक है, देखो डाउट तो गया है लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये भी ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ फ्रॉड हुआ हो। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इंस्पेक्शन से ऑडिटर को पता चला कि भाई साहब कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस ही नहीं है, तो पकड़े गए भैया। यहाँ रेड से मार्क कर लो, यहाँ पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए आप, अब बताओ कि क्या आपकी अप्रोच रहेगी एज अ ऑडिटर ऑन बोगस परचेज। ठीक है, सेम क्वेश्चन 7, सेम कारो का पॉइंट, सेम सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, सब कुछ सेम लिख कर आओगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये है दोस्तों, 1 करोड़ और अबव का अमाउंट है। यहाँ पर आप रिपोर्ट भेजोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि कम ऑडिट कमेटी को। और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ आपको नहीं दिखाने हैं। वहाँ पर 2 days था कि विद इन 2 days आपको रिपोर्ट करना है फ्रॉम द नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ द ऑडिटर के 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है। यहाँ पर डेज़ का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स इसके ख़त्म हो गए, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आगे आ जाओ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसलिए ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसको। इसका क्या मतलब होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का? इसका मतलब होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कुछ पढ़ा है इंटर में आपने? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है एज अ ऑडिटर हम मैनेजमेंट को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो साइन करके दे देते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं कि भैया देख ले तेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। सच बताऊं तो ये होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे होते हैं कि भैया ये इस चीज़ की जिम्मेदारी तेरी थी। तो चलो आगे इस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, दे एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। भैया मैनेजमेंट लिख कर देगा। पहली बात पता है मैनेजमेंट को ये मतलब लिखा तो ऐसे ही हुआ कि मैनेजमेंट लिख के देगा, असलियत में हम लिख के देते हैं, वो साइन करते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, असलियत में होता ही है। मतलब थ्योरी वाइज ये होता है कि मैनेजमेंट हमें लिख कर देता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं और हम प्रिवेंट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड को। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, डिटेक्ट भी वही करेगा फ्रॉड को। मेरी जिम्मेदारी तो ना एज ए ऑडिटर, पकड़ा गया तो मैं लिख लूँगा लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। इसके बाद दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द रिस्क
दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तक कर लो बस। जो भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका खुद का जो भी मतलब रिजल्ट आएंगे वो हमें डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड, और उनको कोई फ्रॉड या कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड होता है तो वो हमें आके बताएंगे। इसके अलावा अगर उन पे कोई एलिगेशन लिखे हैं, वैसे तो देखो ये 3 पॉइंट्स ही कर लो काफ़ी हैं, अगर चौथा पॉइंट भी कर ही लो, अगर उन पे कोई एलिगेशन लगे हैं फ्रॉड के, और वो एलिगेशन किसने लगाए हैं, एनटीटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगे हैं जो कि उनके एम्प्लॉयज़ या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयज़ या एनालिस्ट या किसी रेगुलेटरी ने बताए हैं, तो वो भी वो ऑडिटर को डिस्क्लोज़ करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी कर ही लेना। वैसे मैं छुड़वा रहा था, फिर मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा ये तो ईजी है, बस ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये देखो टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन है 1000 करोड़ फ्रॉम, वही मैंने करवा रखा है ये क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं। सीए रिदिमा वाला भी हम कर चुके हैं कि वो इंटरनल ऑडिटर ने बताया, फिर स्टैट ऑडिटर ने, ये भी हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ऐसे 250 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अभी के लिए इतना ही, आगे जुड़ते हैं।